सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वंडरफुल ब्यूटीफुल सर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ। अच्छा, स्पेसिफिक रिलीफ ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मतलब किस प्रकार से आप लोगे मैं आपको बता देता हूँ इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। अच्छा, सबसे पहले स्पेसिफिक रिलीफ समझ लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा इससे। देखो, लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ, इसका मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक रिलीफ कभी कभार क्या होता है ना, दो पार्टी के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है, फॉर एग्जांपल दो पार्टी के बीच में झगड़ा हो रहा है, कोर्ट में गया केस, ठीक है, तो जो कंपेंसेशन होता है, जिस भी पार्टी को कंपेंसेशन मिलना है या फिर जिस भी पार्टी को कंपेंसेशन देना है, दोनों पार्टीज रहेंगे कोर्ट रूम में, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि कंपेंसेशन से रिलीफ नहीं मिल पाता, कंपेंसेशन से रिलीफ नहीं मिल पाता। अगर आप सिर्फ कंपेंसेट कर दोगे हमको तो मेरे को रिलीफ नहीं मिल पाएगा, इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर मी। तो कभी कभार कंपेंसेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं हो पाता, तब हम लोग कहते कि भैया सुनो, कंपेंसेशन तो हम लोग लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये हमारे लिए जो है ये सफिशिएंट नहीं है, हमको स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए। स्पेसिफिक रिलीफ मतलब जो भी प्रॉमिस किया गया था वही हमको चाहिए, एक्चुअली में जो मेरा अधिकार है वो मुझको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पार्टी ए ने पार्टी बी को कहा कि भाई मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, तू खरीदेगा? आंसर है यस, ठीक है। ए ने पार्टी बी को कहा। अब हुआ ये कि पार्टी ए ने पार्टी बी को कहा प्रॉपर्टी है, पार्टी बी ने पूछा कितने रुपए का, बोले कि 1 करोड़ 1 CR का होगा। ये पूरा बंगलो है एक बहुत सुंदर बैंगलोर में और 1 करोड़ में मिल जाएगा, प्राइवेट पूल, जकूजी, सब कुछ है, बहुत ब्यूटीफुल। तो पार्टी बी ने कहा बहुत बढ़िया, मैं तेरे को एडवांस देता हूँ 50 लाख रुपीज़, एंड फिर मेरे को तू जब कीज मेरे को थमाएगा तब मैं तेरे को पूरा अमाउंट दे दूंगा, ठीक है। इस प्रकार का एक प्रकार का अग्रीमेंट हुआ। तो ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को यही घर जो है, विला जो है ये दिलाऊंगा, ठीक है। बी ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, मैंने ये विला जो है देखा है, तू जो भी कंस्ट्रक्शन काम जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद मुझको ज़रूर हैंड ओवर कर देना। तो पार्टी ए ने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हैंड ओवर का डेट 1 साल बाद था। जैसे ही 1 साल बाद कंप्लीट हुआ तो पार्टी बी गया पार्टी ए के पास एंड बोला कि मेरा प्रॉपर्टी दे। बोले कि देखो, तुझको जो मैंने प्रॉपर्टी दिया था ना, मैंने वो किसी और को बेच दिया, क्योंकि मेरे को ना 2 करोड़ रुपीस मिल रहा था उस आदमी से, इसलिए मैंने उसको बेच दिया। मैं तेरे को डिस्काउंट पे दूसरा प्रॉपर्टी देने वाला हूँ, तू एक बार चेकआउट कर ले। बी को आ गया गुस्सा, बोले कि चल कोर्ट चल, ठीक है। क्या बोले कोर्ट चल। कोर्ट ने कहा वहां पे कि तुमको चाहिए क्या? उसने बोला मेरे को चाहिए स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए। स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब क्या होता है? कंपेंसेशन दे देंगे ना, तूने 1 करोड़ रुपए वापस किया था ना, मैं तुमको इन टर्म्स ऑफ कंपेंसेशन जो है मैं तेरे को और अच्छा घर दिला दूंगा, कहीं और पे दिला दूंगा। वो बोल रहा है, बी बोल रहा है नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए। स्पेसिफिक रिलीफ मतलब जो मुझको प्रॉमिस किया गया था मेरे को वही चीज चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक रिलीफ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल। एक हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे, आपको स्पेसिफिक रिलीफ पूरा समझ में आ जाएगा। देखो अच्छे से, यहाँ पे कोर आइडिया समझाता हूँ मैं तुमको। समटाइम्स क्या होता है, जस्ट गेटिंग मनी एज कंपेंसेशन फॉर अ ब्रोकन प्रॉमिस और वायोलेटेड राइट इजंट फेयर और एडिक्वेट। दैट इज नॉट फेयर, दैट इज नॉट एडिक्वेट, जस्ट कंपेंसेशन मिलना। At those times specific relief आता है सिनेरियो में। Specific relief means the court orders someone to actually do what they were supposed to do. For example, hand over property or stop doing something wrong. ठीक है, it's about getting the specific thing you are entitled to, not just cash. अंडरस्टूड? यहाँ पे कैश का बात नहीं होता, यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में बात हो रहा है, जहाँ पे मुझको जो प्रॉमिस किया गया था वही कोर्ट मुझको दिलाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? मुझे पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट्स आज तक ये चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब ही नहीं पता उनको। मुझको शायद लगता है कि आपको मतलब ही नहीं पता। अगर पता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी भी बात है, ठीक है। तो ये हम लोग देखने वाला। अच्छा, इस चैप्टर में फिर देखेंगे क्या सर? चैप्टर में हम लोग ना सिनेरियोज देखेंगे, जहाँ पे कौन से सिचुएशन में क्या क्या स्पेसिफिक रिलीफ मिल सकता है।
फॉर एग्जाम्पल रिकवरिंग ऑफ स्पेसिफिक ई मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ई मूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक रिलीफ एंड डिफेंस, ये सेक्शन 1 हम लोग देख रहे हैं। ए आता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक ई मूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, इससे रिलेटेड देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में है बेस्ड ऑन एंटाइटलमेंट, कंपेलिंग डिलीवरी बाय नॉन ओनर, ये सारा हम लोग टॉपिक देखने वाले। फिर आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिफेंस, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। डिफेंस अलाउड व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज इन्फोर्सेबल। मैं मोटा मोटा तुमको टॉपिक बता दे रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग ट्रस्ट, उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद फिर देखो बहुत सारा है, कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल एंड बार्स टू रिलीफ, मतलब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पे तुमको रिलीफ नहीं मिल सकता, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैनॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, ये हम लोग देखने वाले। तो ये सारे सिचुएशंस है जहाँ जहाँ पे आपको स्पेसिफिक रिलीफ मिलेगा और कैसे मिलेगा, एंड ऑल्सो विद द सेम टाइम कहाँ पे नहीं मिलेगा, वो भी हम लोग देखने वाले। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर मैं तुमको बताऊं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट मोर देन रट्टा मारिंग। रट्टा नहीं मार सकते तुमको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये समय पे हम लोग कैसे स्पेसिफिक रिलीफ लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक स्पेसिफिक रिलीफ का हम लोग डेफिनेशन पर लेते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ इज in its actual form not monetary compensation, getting the exact thing that you bargained for or are entitled to। जिस चीज के लिए तुमने बार्गेन किया, जिस चीज के लिए तुम एंटाइटल्ड हो, वही चीज तुमको दिलाया जाता है बाय द कोर्ट, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रिलीफ। इज दैट क्लियर? इज दैट वेरी मच क्लियर ब्रो? अगर क्लियर है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। लाइक करने से मेरे को पता नहीं चलता कि स्टूडेंट्स जो है आपको पसंद आ रहा है वीडियो नहीं आ रहा है, तो मेरे को कम से कम पता चलेगा कि हाँ चलो बच्चे को समझ में तो आ रहा है ना मेरे प्यारे लौंडे को। चलो आगे देखेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन देखेंगे, व्हाट इज स्पेसिफिक रिलीफ। अब जो हम लोग देखने वाला डेफिनेशन, वो डेफिनेशन है नॉट इन लेमन्स टर्म बट इन लॉ टर्म। समझ में आ रहा है? इट्स अ रिलीफ इन स्पीसी मतलब इन इट्स ओन फॉर्म, अ रेमेडी फोर्सिंग द एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ अ ड्यूटी और एन ऑब्लिगेशन। ये एक रेमेडी है जिससे फुलफिलमेंट होता है तुम्हारे एक्चुअल ड्यूटी का एंड तुम्हारे ऊपर जो ऑब्लिगेशन है उसका। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कंपेंसेशन नहीं चलता। अंडरस्टूड? उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ रिलीफ देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, मैं करा रहा हूँ। रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, करेक्टिंग विद डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। फिर रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर है कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, फिर डिक्लेरेटरी डिक्रीज, इंजंक्शंस। ये हम लोग धीरे धीरे करके सारे देखेंगे। सबसे पहले जो हम लोग देखने वाला है वो है ई मूवेबल प्रॉपर्टी के। सब सेक्शन 1 हम लोग देखने वाले स्पेसिफिक रिलीफ एंड डिफेंस, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक ई मूवेबल प्रॉपर्टी। ई मूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल बता दो फटाफट। ई मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ई मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है लैंड, हो सकते हैं बिल्डिंग्स, हो सकते हैं तुम्हारे लैंड, बिल्डिंग्स एंड और क्या हो सकता है बताओ? ई मूवेबल प्रॉपर्टी जो हिल नहीं सकता। दो ही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लैंड एंड बिल्डिंग दैट यू कैन गिव। नाउ सेक्शन 5 कहता है बेस्ड ऑन टाइटल। क्या कहता है? इफ यू आर एंटाइटल्ड टू पोजेस स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, मीनिंग यू हैव द लीगल राइट, यूजुअली ओनरशिप, यू कैन सू टू रिकवर इट। तुम्हारा ओनरशिप है, यहाँ पे तुम्हारे पास ओनरशिप है। तुम पकड़ लो, तुम लोग 5 भाई एक साथ रह रहे हो एक ही छत के नीचे। जो उस घर का सबसे बड़ा भाई है उसके नाम का है पूरा प्रॉपर्टी। बड़ा भाई चला गया कहीं और पे रहने के लिए फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल वो यूके चला गया फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यूके से आने के बाद वो देखता है कि सारे भाई ने सारे रूम्स हथिया लिया एंड तुमको रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, तो इट इज योर प्रॉपर्टी ब्रो। कैन यू गेट इट ओवर? कैन यू गेट इट फ्रॉम देम? आंसर यस, बिकॉज यू आर लीगली ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तुम्हारे पास लीगल ओनरशिप है, यू कैन रिकवर इट। ठीक है, कैसे रिकवर करे सर? यूजिंग द प्रोसीजर लेड आउट इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो सीपीसी अभी चेंज हो चुका है।
You need to prove you have a better title, मतलब legal right, than the person currently possessing it. अच्छा, better title का मतलब क्या होता है? बेटर टाइटल का मतलब क्या होता है? कभी कभार क्या होता है ना कि लोगों के पास किसी भी एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तुम्हारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जिसका डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा, सबसे सुपीरियर होगा, सबसे बेटर होगा टाइटल। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे नाम का ही है वो लैंड, तो वो अगर तुम दिखा सकते हो तो ऑब्वियसली तुमको मिल जाएगा वो तुम्हारा इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या ये समझ में आ रहा है? बेटर टाइटल का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब बेटर टाइटल, लोग सोचेंगे कि सर बेटर टाइटल मतलब क्या होता है? लीगली तुम्हारे पास ज्यादा हक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर देखो, बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन, समरी रेमेडी। देखो होता क्या है, दिस इज फास्टर लिमिटेड रेमेडी होता है यहाँ पे। समरी रेमेडी, समरी तो तुमको पता ही है फटाफट। इफ यू वेर डिस्पोज्ड, थ्रोन आउट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट योर कंसेंट, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, एंड नॉट थ्रू लीगल प्रोसेस, यू कैन सू टू गेट बैक द पोजेशन। Who can sue? The person dispossessed, मतलब जिससे घर छीना गया वो, or someone who was in possession through them, or someone claiming through them। तो ये कोई भी इंसान हो सकता है जिनके पास पोजेशन था, जिनके पास पोजेशन होने के बाद भी तुमको घर से निकाल दिया गया, वो सू कर सकता है। Focuses on possession, not ownership. Even a trespasser can use this against someone other than the true owner if disposed wrongfully। इसका मतलब क्या होता है सर? अच्छा, यहाँ पे याद रखना, पोजेशन के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन, दिस इज फास्टर। देखो इसका मतलब समझना बहुत अच्छे से, ये ओनरशिप के बारे में नहीं कह रहा है, ओनरशिप के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये पोजेशन के बारे में बात हो रहा है। पोजेशन के बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि तुम ये ओन करते हो लेकिन तुमने मेरे पोजेशन में दे रखा है। हो सकता है तुम एक प्रॉपर्टी ओन कर रहे हो लेकिन तुमने मेरे पोजेशन में दे रखा है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो रखा है, समझ में आ रहा है? मुझको तुमने पोजेशन से हटा दिया विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी नॉलेज, समझ में आ रहा है? तुमने मुझको पोजेशन दिया था, उसके बाद अचानक से तुमने हटा दिया मुझको, दैट इज नॉट लीगल। तो जो पोजेशन लेस हो चुका है, जो डिस्पोजेस्ड हो चुका है बंदा, वो सू कर सकता है, इस बात का ध्यान रखे। बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन, if you were disposed, thrown out of a immovable property without your consent and not through legal process, you can sue to get back the possession। possession होना and legal owner होना, सारे legal owners जो है उनके पास सबका प्रॉपर्टी, सबका पोजेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बिल्डिंग ओन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने शॉप्स खोला है, बहुत सारे शॉप्स जो है वो खोल रखा है। क्या मैं इन शॉप्स का पोजेशन जो है वो सेल आउट कर सकता हूँ फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके? आंसर है यस। लेकिन इसका ओनर कौन है? बिल्डिंग का ओनर कौन है? बिल्डिंग का ओनर, शॉप्स के ओनर सब मैं ही हूँ, लेकिन मैंने पोजेशन में दे रखा है किसी और को। और अगर अचानक से मैंने उसको निकाल दिया लात मार के विदाउट गिविंग एनी सफिशिएंट रीजन या फिर सफिशिएंट टाइम वगैरह वगैरह, क्या मैं अपने पोजेशन के लिए दोबारा लड़ सकता हूँ? मतलब तुम क्या लड़ सकते हो पोजेशन के लिए? तुम मेरे यहाँ पे जो है एक रूम लेके रहते थे, क्या तुम लड़ सकते हो? आंसर है यस। समझ में आ चुका है ना? ये समझ में आ चुका है ना? अच्छा, हु कैन सू? द पर्सन डिसपोजेस्ड, जिसके पास था और उसको पोजेशन से हटाया गया। समवन हु वाज इन पोजेशन, मैं पोजेशन में था, मतलब मैं ओनर हूं, मैंने तुमको पोजेशन दिया, तुम पोजेशन में थे, किनके द्वारा? हमारे द्वारा, मेरे द्वारा तुम पोजेशन में थे, क्योंकि मैंने तुमको दिया था पोजेशन, मैं हूं ओनर। और समवन क्लेमिंग थ्रू देम, मतलब जो क्लेम करता है कि हम ओनर है, इसके थ्रू तुमने पोजेशन लिया था। समझ में आ रहा है ना? पोजेशन एंड ओनरशिप में एक हल्का डिफरेंस समझ में आ रहा है, याद रखना। इट फोकसेस ऑन पोजेशन नॉट ओनरशिप। इवन अ ट्रेसपासर कैन यूज दिस अगेंस्ट समवन अदर देन द ट्रू ओनर इफ डिस्पोज्ड रॉन्गफुली। अगर कोई ट्रेसपासर है वो भी लड़ सकता है, ठीक है, फॉर द पोजेशन। अगर उसको पोजेशन से कानूनी तरीके से पोजेशन से नहीं हटाया गया, एवं ही तुमने उसको लात मार के निकाल दिया गया, तो एट दोस मोमेंट, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सूट मस्ट बी ब्रॉट विद इन 6 months ऑफ डिस्पोजिशन। जैसे मैंने तुमको निकाल दिया, 6 महीने के अंदर अंदर तुमको फाइल करना है केस। कैन नॉट सू द गवर्नमेंट, याद रखना। नो अपील और रिव्यू अलाउड अगेंस्ट द ऑर्डर, अगेंस्ट द कोर्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 6 दो द रिवीजन ऑफ हाई कोर्ट माइट बी पॉसिबल। ना तो तुम अपील कर सकते हो, ना तो तुम रिव्यू कर सकते हो, लेकिन रिवीजन पॉसिबल हो सकता है बाय हाई कोर्ट, इस बात का ध्यान रखना।
इस केस में तो ये एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो तुमको देखने को मिलेगा, जहां पे तुम देख रहे हो कि भैया अगर मेरे को निकाल दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी से, घर से निकाल दिया, फॉर एग्जांपल लैंड से निकाल दिया फॉर एग्जांपल, लेकिन वो लैंड तो मेरी पोजेशन पे था, रॉन्गफुली निकाला गया मेरे को, तुम केस फाइल करते हो, ठीक है, कितने महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर केस फाइल करना है। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेंबर दिस कि यहाँ पे अपील एंड रिव्यू पॉसिबल नहीं, एग्जामिनेशन में ये इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि हर कहीं पे तुम देखते हो अपील, रिव्यू, रिवीजन सब पॉसिबल होता है, लेकिन इस केस में अपील एंड रिव्यू पॉसिबल नहीं है, बट रिवीजन पॉसिबल है थ्रू हाई कोर्ट, इस बात का ध्यान रखना। ओके ओके, फिर देखो, विनिंग अ सेक्शन 6 सूट डजंट स्टॉप द अदर पर्सन फ्रॉम फाइलिंग अ रेगुलर सूट लाइक टू प्रूव देयर टाइटल एंड रिकवर द प्रॉपर्टी लेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये तुम किस लिए लड़ रहे हो, ये जो सेक्शन 6 है ये क्या कहता है, पोजेशन के लिए ना, पोजेशन के लिए, तुम अपने पोजेशन के लिए लड़ रहे हो। पकड़ लो, मैं सैम ने अंजू को क्या दिया बताओ, सैम ने अंजू को क्या दिया बताओ ना भाई मेरे, बताओ ना। सैम ने अंजू को एक प्रॉपर्टी दिया रहने के लिए, पोजेशन, उनके पोजेशन में प्रॉपर्टी दिया, ठीक है, कोई वगैरह कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लिया था सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मैंने उसको दिया, पकड़ लो 2 years के लिए मैंने दिया अंजू को। अचानक मैं एक दिन आके अंजू को कह रहा हूँ कि अंजू यू हैव टू लीव द हाउस, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, आई हैव टू स्टे हियर एंड यू हैव टू लीव द हाउस। अंजू कह रहे सर ये तो 2 साल कंप्लीट हुआ नहीं, 1 ही साल हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ हाँ फिर भी यू हैव टू लीव द हाउस। तो अंजू ने क्या किया, मैंने क्या किया, इसको हाउस से निकाल दिया, उसके पोजेशन से निकाल दिया। समझ में आ रहा है, गलत किया ना मैंने, हाँ गलत तो किया। तो क्या अंजू केस फाइल कर सकते हैं, हाँ अंडर सेक्शन 6 केस फाइल हो सकता है, अंडर सेक्शन 6 केस फाइल हो सकता है, अगर अंजू ने ये केस जीत लिया अगेंस्ट मी। ठीक है, ये अंजू, ठीक है, अंजू ने केस जीत लिया अगेंस्ट मी, पोजेशन वापस उसको मिल गया 1 साल के लिए फॉर एग्जाम्पल। ये तो सेक्शन 6 वाला तुम्हारा सूट है ना, मैं रेगुलर सूट फाइल कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि फ्रॉम फाइलिंग ए रेगुलर सूट टू प्रूव देयर टाइटल एंड रिकवर द प्रॉपर्टी लेटर, कि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं ही ओनर हूँ इस प्रॉपर्टी का, एंड बाद में ये प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करने के लिए या फिर अपने पोजीशन में लेने के लिए मैं रेगुलर सूट फाइल कर सकता हूँ। मतलब मेरे को भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि ये तो मेरा ही प्रॉपर्टी है, मैं क्यों नहीं, तो रेगुलर सूट इसके बाद फाइल हो सकता है बाय द ओनर इट हिमसेल्फ। समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन एंटाइटलमेंट। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब गुड्स, आर्टिकल्स एक्सेट्रा, कार कह लो, बाइक कह लो, ये क्या है मूवेबल प्रॉपर्टीज। इफ यू आर एंटाइटल्ड टू पोजेस स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी यू कैन सू टू रिकवर इट। हाउ, कैसे, सीपीसी 1908 के अंडर एक्सप्लेनेशन, अ ट्रस्टी कैन सू प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द बेनिफिशियरी दे रिप्रेजेंट। क्या बताओ, अ ट्रस्टी कैन सू फॉर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द बेनिफिशियरी दे रिप्रेजेंट, मतलब कौन फाइल कर सकता है, ट्रस्टी। क्यों सर, ट्रस्टी क्या ये ओनर है, हाँ जी ओनर है क्या प्रॉपर्टी का, नहीं वो तो ट्रस्टी है, लेकिन क्या बेनिफिशियरी के बिहाफ पे वो फाइल कर सकते हैं, आंसर है यस। देखो, बेस्ड ऑन एंटाइटलमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैंने एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया, बोला कि तू इस प्रॉपर्टी का ध्यान रख, मैं जा रहा हूँ यूके, ठीक है, फॉर सर्टेन रीजंस मैं जा रहा हूँ यूके, मुझको पता लगा वहाँ पे ज़मीन बहुत सस्ते में मिल रहा है, मैं जा रहा हूँ यूके, एक ज़मीन खरीद के रख देता हूँ, वर्ल्ड वॉर में काम आएगा। तो ठीक है, यूके में मैं चला गया फॉर एग्जांपल, एंड मैंने वहाँ पे ज़मीन खरीदने के लिए चला गया, ठीक है, एंड मेरे ट्रस्टी को मैंने बोला कि मेरे को 1-2 साल लग सकता है, तू यहाँ पे ध्यान रखना। ट्रस्टी ने कहा हाँ ठीक है सर। पकड़ लो, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाए, क्या ट्रस्टी केस फाइल कर सकता है, सू कर सकता है ऑन माई बिहाफ। मैं कौन हूँ, मैं हूँ बेनिफिशियरी, मेरे बिहाफ के वो सू कर सकते हैं, आंसर यस, वो सू कर सकते। क्यों, क्योंकि वो एंटाइटल्ड है, मैंने उसको एंटाइटलमेंट दे रखा है, वो ट्रस्टी है बेस्ड ऑन एंटाइटलमेंट, समझे। फिर देखो, इवन अ स्पेशल और टेम्पररी राइट टू पोजेस इज इनफ टू फाइल अ सूट अंडर द सेक्शन, ठीक है, अगर टेम्पररी या फिर स्पेशल राइट भी उसको दे दिया है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, तब भी मेरे को राइट मिलता है कि मैं सू कर पाऊँ। फॉर एग्जाम्पल लाइक अ बेली होल्डिंग गुड फॉर रिपेयर, सर बेली मतलब बेली होल्डिंग गुड्स फॉर रिपेयर मतलब, सर समझाओ ना। देख, बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं तुमको समझाता हूँ, बेली कौन होता है। बेली देखो, 2 बंदे होते, एक होता है बेलर,
कौन होता है? बेलर, BAILOR। बेली वो इंसान होता है जो ओनर होता है गुड का, OWNER, ओनर होता है गुड का, ठीक है, गुड। और बेली वो इंसान होता है, बेली वो इंसान होता है जिसको मैंने टेम्पररी पर्पस के लिए मैंने जो है होल्ड करने दिया है गुड, होल्ड द गुड, सेफ गार्ड करने के लिए, ठीक है, मैंने होल्ड करने के लिए दिया। एग्जाम्पल सर समझाओ ना, एग्जाम्पल। तुम एक बहुत 5 स्टार होटल में गए फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने 5 स्टार होटल में गए, कार लेकर गए। कौन सा कार तुम्हारा पसंदीदा कार सर बताओ ना, तुम बताओ तुम्हारा पसंदीदा। रॉयल एनफील्ड। अरे कार बताओ भाई मेरे, क्या तुम फटफटी लेकर चल रहे हो, कार बताओ। हाँ जी, फरारी लेकर गए। हाँ जी, फरारी, सीरियसली? और अच्छे बताओ, और अच्छा बताओ। रोल्स रॉयस लेकर गए, हाँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तुम रोल्स रॉयस लेकर गए फॉर एग्जाम्पल। देखो अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तुम लेकर गए रोल्स रॉयस। सर ये वाला कौन सा डिज़ाइन है? ये नया डिज़ाइन है भाई, आएगा फ्यूचर में, देखो। अच्छा, तुम गए गए, ठीक है, और होटल है भाई बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होटल। वहाँ पे तुमने, यहाँ पे ना वैलेट रहते हैं, वैलेट, वो क्या करते हैं, वो तुम्हारे कार को पार्किंग करवाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पार्किंग कराते हैं। तो बहुत बड़ा होटल है, वैलेट है, तुमने कार में पार्किंग करने के लिए दिया। ओनर कौन है? तुम। और तुम जो तुम्हारे चाबी को इस वैलेट को दिया पार्क करवाने के लिए तुम्हारे कार को, वो बन जाता है तुम्हारा बेली। कौन? बेली कौन? ये वैलेट वाला बंदा जो तुम्हारा कार पार्क करवाता है। फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तुमने उसको पोजीशन के लिए दिया, 10 मिनट 5 मिनट, तो वो कौन हो जाता है? बेली। क्या ये समझ में आ रहा है? तो टेम्पररी देना उसको। एग्जाम्पल के तौर में समझो, इफ एक्स प्लेज a bike to Y and Y unlawfully sells it to Z before the loan period ends, ठीक है, if X pledge a bike to Y। अच्छा, प्लेज का मतलब, देख, प्लेज समझने में ना तुमको समझना होगा कंसेप्ट ऑफ पॉनर एंड पॉनी, ठीक है। प्लेज क्या है? ये तुम कह सकते हो कि एक प्रकार का बेलमेंट है, टाइप ऑफ बेलमेंट है, इन विच गुड्स आर डिलीवर्ड टू वन पर्सन कॉल्ड द पॉनर। अच्छा देखो, एक होता है पॉनर, क्या होता है? पॉनर, एक होता है पॉनर, एक होता है पौनी, ठीक है। पॉनर कौन होता है भाई बताओ? पॉनर कौन होता है? पॉनर वो होता है जो डिलीवर करता है गुड, जो डिलीवर करता है गुड, जो डिलीवर करता है, क्या बताओ? गुड। किस लिए डिलीवर किया? शायद पॉनर ने लोन लिया होगा और सिक्योरिटी के लिए डिलीवर किया है गुड, एज अ सिक्योरिटी। पॉनर ने गुड डिलीवर किया एज अ सिक्योरिटी। पकड़ लो स्टेप ना, रॉयल एनफील्ड जो है ना, डिलीवर किया एज अ सिक्योरिटी कि लोन का जो जितना टाइम पीरियड चलेगा ना, उतना टाइम ये बाइक तेरे पास रहेगा। बाई चांस मैंने अगर फेल हो गया पेमेंट करने में, तब तू बाइक सेल कर देना। समझ में ना, बेसिक लोन वाला चक्कर। तो जो बंदा गुड देता है वो होता है पॉनर, ठीक है, जो लोन लेके गुड देता है। एंड पॉनी, जिसके पास में गुड का क्या रहता है बताओ? पोजेशन रहता है, पोजेशन रहता है, वो होता है पॉनी। द पर्सन हु रिसीव्स द गुड, क्या ये समझ में आ रहा है? रिसीव्स द गुड्स एंड गिव्स मनी ऑन क्रेडिट, कह लो ऑन क्रेडिट में, तो लेंडर होता है पॉनी। क्या ये समझ में आ रहा है? अब हुआ क्या, एक्स ने प्लेज किया अ बाइक टू वाई, मतलब सिक्योरिटी में दिया। यहाँ पे पॉनर कौन? एक्स, और अ बाइक टू वाई, वाई वाई कौन? पॉनी। एक्स प्लेजेस अ बाइक टू वाई। वाई ने क्या किया? वाई ने इसको लोन दिया होगा, वाई है पौनी, ठीक है, उसने लोन दिया होगा। अनलॉफुली सेल कर दिया जी को, अनलॉफुली सेल कर दिया जी को। क्यों सेल कर दिया सर जी को? अनलॉफुली कैसे सर? लोन का पीरियड खत्म नहीं हुआ, 2 साल का लोन था, 1 साल खत्म हुआ, उसने बाइक बेच दिया। मैं तो अभी भी उसको पेमेंट कर ही रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, मंथली पेमेंट कर ही रहा हूँ, तो उसने बाइक सेल क्यों किया? अनलॉफुली सेल्स इट टू जी बिफोर द लोन पीरियड एंड्स। लोन पीरियड एंड होने से पहले ही उसने बेच दिया, टाइम खत्म होने से पहले ही उसने बेच दिया। तो क्या हो जाएगा? एक्स कैन सू जी फॉर द बाइक ओनली इफ एक्स हैज रिपेड द लोन एंड इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन। एक्स जो है ना, वो जी को सू कर सकता है फॉर द बाइक, वो ले सकता है। पोजेशन किसके पोजेशन में है बताओ ना? जी के पोजेशन में है,
जी के पोजेशन में ओनर कौन है, एक्स है, लेकिन क्या ये प्लेज हुआ था, हाँ जी, एज अ सिक्योरिटी दिया गया था, हाँ, तो एक्स क्या करेगा, क्या वो केस कर सकता है जी के अगेंस्ट, आंसर है यस। कि मतलब जी के अगेंस्ट मतलब क्या, पोजेशन, उसकी पोजेशन से लेने के लिए क्या वो सू कर सकता है, आंसर है यस। ठीक है, कब कर सकता है, जब रीपे कर दे पूरा लोन एंड इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन। इफ एक्स हैजंट रिपेड एक्स इजंट एंटाइटल्ड येट, इस बात का ध्यान रखना, एक्स अगर रीपे नहीं किया तो एक्स एंटाइटल्ड नहीं है। तुम लोन पूरा रीपेमेंट कर दो एंड फटाफट ले लो, तुम्हारा गुड। क्या ये समझ में आ रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी का ये पूरा कंसेप्ट, क्या ये समझ में आ रहा है? अब देखो कंपेलिंग डिलीवरी बाय नॉन ओनर। अच्छा, कुछ तो तुम घर में भी पढ़ सकते हो ना, इतना इजी चीज है, मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है इतनी अच्छी तरीके से, तुम तो एकदम घर पे भी आराम से कर सकते हो आई थिंक। वैसे तुम इंस्टीट्यूट का मटेरियल से भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने जो यहाँ पे नोट्स ड्राफ्ट कर रखा है ना, बवाल, BAWAL, बवाल नोट्स है। कंपेलिंग डिलीवरी बाय नॉन ओनर, this applies when someone has possession, control of a specific movable item but isn't the owner and should deliver it to the person entitled to immediate possession। पकड़ ले, तेरे को एक चीज समझाता हूँ। ये है राज, ये है श्याम और ये है राम। ठीक है, ठीक है, एक बाइक है रॉयल एनफील्ड फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, किसका बाइक है, राज का। किसके पास रखा है, श्याम के पास रखा है। और ना ये जो राम है ना, ये इमीडिएट पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड है। पकड़ ले, राज एंड राम के बीच में शायद किसी प्रकार का अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या फिर कुछ भी हुआ होगा, जिसके कारणवश ये बाइक जो है ना, राम एंटाइटल्ड है इसके पास जाने के लिए, पोजेशन में आने के लिए, राम के पोजेशन में आने के लिए ये बाइक पूरा एंटाइटल्ड है राम। देखो, the owner when this applies when someone has possession, compelling delivery by non owner। याद रखना, डिलीवरी कौन कर रहा है, नॉन ओनर, कौन, श्याम। क्यों, इसके पोजेशन में है, अभी फिलहाल के लिए इसी के पास है। क्या ये ओनर है, नहीं। क्या राम ने पोजेशन लेने के लिए सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए, हाँ, ये इंटाइटल्ड है लेने के लिए। तो डिलीवरी कौन करेगा, बाय नॉन ओनर। ये जो श्याम है ये नॉन ओनर है, वो डिलीवरी कर रहा है। क्या समझ में आ रहा है? This applies when someone has possession, control of a specific movable item but isn't the owner and should deliver it to the person entitled है to the immediate possession, जैसे कि राम। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। The defendant holds the item as the plaintiff's agent or trustee। ये जो श्याम है ना, ये as a agent या फिर trustee जो है ना, वो होल्ड करता है। फिर मनी कंपेंसेशन इज नॉट एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस। यहाँ पे मनी कंपेंसेशन, ये तो स्पेसिफिक रिलीफ है, बाइक ही जाना है, ये मनी थोड़ी ना मिलेगा राम को, बाइक जाएगा। इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स लॉस। अच्छा, राम को क्या डैमेज हुआ ये तो पता नहीं चल रहा है। पोजेशन वॉज रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। ठीक है, अब देखो, द कोर्ट कैन कंपेल डिलीवरी इन दिस केसेस। इन सारे केसेस में कोर्ट कंपेल कर सकता है डिलीवरी। ठीक है, ये समझ में आ चुका है। डिफेंडेंट होल्ड कर रहा है द आइटम एज द प्लेंटिव्स एजेंट और ट्रस्टी। प्लेंटिव कौन है यहाँ पे, हाँ जी, प्लेंटिव कौन है, ये राज। राज प्लेंटिव कैसे, राज कैसे प्लेंटिव? क्योंकि राज ने श्याम को रखने के लिए दिया था बाइक, लेकिन श्याम राम को दे नहीं रहा है। राम को ये बाइक चाहिए, उसने राज के साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लिया, लेकिन श्याम दे नहीं रहा है। तो प्लेंटिव ना, देखो, द डिफेंडेंट होल्ड्स द आइटम एज द प्लेंटिव्स एजेंट। डिफेंडेंट कौन, राज ने श्याम के ऊपर केस किया, तो राज बन गया प्लेंटिव एंड श्याम बन गया डिफेंडेंट। क्या डिफेंडेंट के पोजीशन में है ये बाइक? आंसर है यस। क्यों? कि एक ऐसे एज अ एजेंट या फिर एज अ ट्रस्टी काम कर रहा है, और राज कह रहा है कि मेरे को नहीं चाहिए, तुझको राम को देना है। मेरा राम के साथ बात हो गई, राम को देना है। मनी कंपेंसेशन एडिक्वेट नहीं है क्योंकि बाइक को ट्रांसफर करना है। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है टू असर्टन द एक्चुअल डैमेज, रॉन्गफुली ट्रांसफर हुआ है। पोजेशन वाज रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। मतलब प्लेंटिफ कौन, ये प्लेंटिफ। ठीक है, ये ट्रांसफर हो जाना चाहिए था राम को, लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ। क्या ये समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफेंस, व्हाट इज इट, ये है क्या?
A court order forcing a party who breached a contract to actually perform their promised obligation, it is equitable, या फिर हाँ equitable relief. ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, equitable relief. सेम चीज़ है, सेम ही चीज़ बार बार यहाँ पे रिपीट होगा. Actual perform their promised obligation. ठीक है. Defense allowed, yes. When someone sues for specific relief based on a contract, the defendant can raise any defense available to them under the general law of contract. ठीक है. The contract must be valid and enforceable in the first place. याद रखियो. क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे हो सकता है? आंसर है यस. सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो यह है कि तुम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो वैलिड होना होगा, एनफोर्सेबल होना होगा बाय द लॉ. तुम ऐसे उल्टा सीधा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. उल्टा सीधा कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तुमने बोला कि एक छोटे बच्ची को सेल करना है. ठीक है, छोटे बच्ची को या फिर बच्चे को सेल करना है. क्या ये पॉसिबल है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये लीगल है? नॉट लीगल. तो जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है मतलब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल होना होगा, पहली बात. ठीक है, पहली बात होना होगा लीगल. किसी एक भी पार्टी ने अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वायरमेंट्स था वो फुलफिल नहीं किया या फिर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, ठीक है, तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को सू कर सकता है. कौन सू करेगा? जो अग्रीव्ड है, और जिसने ब्रीच किया है वो तो हो जाएगा डिफेंडेंट. अब उसने जो ब्रीच किया वो अपने आप ही वो डिफेंस कर सकता है कि उसने ब्रीच क्यों किया. डिफेंस अलाउड है. व्हेन समवन सूज फॉर स्पेसिफिक रिलीफ, ए ने बी को सू किया फॉर स्पेसिफिक रिलीफ ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, द डिफेंडेंट जो है बी कैन रेज एनी डिफेंस अवेलेबल टू देम. उसके पास अगर कोई डिफेंस होगा तो वो रेज करेगा अंडर द जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ कॉन्सिडरेशन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इनकैपेसिटी एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, लैक ऑफ कंसिडरेशन पकड़ लो. कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ, बी के ऊपर ऑब्लिगेशन तो है, बी ने कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो फुलफिल नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि जो कंसिडरेशन डिसाइड हुआ था वो कंसिडरेशन ए ने बी को दिया ही नहीं. जो पैसे का बात हुआ था वो ए ने बी को दिया ही नहीं. तो सर यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ ए क्यों मांग रहा है अगर ए ने बी को दिया नहीं? तो बी ने तो कैसे नहीं किया ना उसको, बी ने कुछ किया ही नहीं. उस ए ने बी को 10 लाख रुपए देना था फॉर एग्जांपल, दिया नहीं. तो बी ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया. तुमने 10 लाख रुपए दिया नहीं. अब ए ने क्या कर दिया? उल्टा सीधा स्पेसिफिक रिलीफ के लिए क्लेम कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट को तो इसको निभाना ही होगा, चाहे मैंने कंसिडरेशन नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट तो तुमको निभाना ही होगा. तो बी उस वक्त कोर्ट में ना जनरल लॉ जो है कॉन्ट्रैक्ट का उसका क्वेश्चन रेज कर सकते, बोल सकते हैं जज साहब को, सर मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं फुलफिल किया वो इस कारणवश क्योंकि उसने कंसिडरेशन पेमेंट नहीं किया, या फिर उसने फ्रॉड कर दिया, या फिर उसने मिसरिप्रेजेंट किया, या फिर उसका इनकैपेसिटी के हिसाब से एक्सेट्रा. बहुत कुछ रीजन हो सकता है. एक एग्जाम्पल मैंने कंसिडरेशन का एक्सप्लेन कर दिया जो वेरी वेरी ईजी है तुम्हारे लिए. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज इनफॉर्सिबल. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब कब इनफॉर्सिबल होगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट. दिस इज नाउ मोर मैंडेटरी देन डिस्क्रिशनरी. यूज्ड टू बी हाईली डिस्क्रिशनरी बिफोर 2018. Provisions of section 11(2) trustee contract, section 11 contract not specifically enforceable, and section 16 personal bar to relief. अच्छा, वेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये तो अब जो है ना अमेंडमेंट आया है आफ्टर 2018 द जनरल रूल, जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना वो देखा जाता है. मतलब क्या होता था ना पहले कि कंपेंसेशन वगैरह दे लेते थे, अब जो है ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट. कोर्ट जो है ना कोर्ट द्वारा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स को ज़्यादा करवाया जाता है. क्या ये समझ में आ रहा है? आगे देखो, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग ट्रस्ट, ये तो सिंपल है. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शैल बी इन्फोर्स्ड व्हेन द एक्ट इज पार्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ ट्रस्ट. A contract made by the trustee in excess of their powers or in breach of trust cannot be specifically enforced. इसका तात्पर्य क्या है सर? अच्छे से देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ देयर पावर्स. फिर बताओ भाई, इंटरप्रिटेशन सिखा रहा हूं तुमको. इंटरप्रिटेशन तुमको सीखना होगा भाई. एज अ सीएस तुमको बनना है ना सीएस, तो तुमको इंटरप्रिटेशन सीखना होगा. क्या लिखा है? अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर. क्या ट्रस्टी का पावर लिमिटेड रहता है? आंसर है यस.
ट्रस्टी का पावर जो है वो हमेशा लिमिटेड रहता है। वो अपने पावर से निकल के अगर किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट उसने कर दिया, पावर से निकल के किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो अगर और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैनॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, या फिर इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैनॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। इसका मतलब सर समझाओ। भाई सिंपल है, सेम ही है। इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट तोड़ दिया ना, ट्रस्टी ने ट्रस्ट तोड़ दिया, इसके वजह से ये इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता। सर और अच्छे से समझाओ ना सर, सोचो कि हम लोग क्लास 8 के बच्चे हैं एंड उस हिसाब से समझाओ। चल पकड़ ले, एक चीज़ पकड़ ले एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ ले सीमा एक 4 साल की लड़की है, 4 years old। उसके ग्रैंडफादर ने इसके नाम का लैंड जो है ना वो रखा है, और इस लैंड का ट्रस्टी जो है इसी के मम्मी पापा को बनाया, फादर एंड मदर को बनाया, मम्मी पापा को बनाया ट्रस्टी। बोले जब तक कि ना सीमा 21 years हो जाए तब तक इस लैंड का ट्रस्टी तुम लोग बनोगे। 21 के बाद सीमा के पास पूरा लैंड का हक चला जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये हुआ है सिनेरियो, ठीक है। अब पकड़ ले ट्रस्टी कौन? ट्रस्टी है फादर एंड मदर। ट्रस्टी उनके पास ना एक राइट है, एक लिमिटेड पावर है। लिमिटेड पावर ये है कि इस लैंड को जब तक सीमा 21 year ना हो जाए वो लोग रेंट पे दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? रेंट पे, लेकिन सेल नहीं कर सकते। पकड़ ले ट्रस्टी ने सेल कर दिया, मम्मी पापा ने लैंड को सेल कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे? क्या ये पावर में था मम्मी पापा के? नहीं। क्या वो एक्सेस ऑफ देयर पावर गया? आंसर है यस। क्या उन्होंने ट्रस्ट ब्रीच किया? आंसर है यस, उन्होंने सेल कर दिया, ठीक है। तो ये केस जब कोर्ट में जाएगा ना और मम्मी पापा बोलेगा कि सर हम तो ट्रस्टी थे और हमने सेल किया और हमारी ही बच्ची है, तो आप स्पेसिफिक रिलीफ दे दो कि हमारा जो सेल हुआ है वो प्रॉपरली हो गया है, उसके खिलाफ आप मतलब उसको ना आप मान्यता दे दो। तो कोर्ट जो है ना रिजेक्ट कर देगा। कोर्ट बोलेगा नहीं बाबा, नहीं, तुम सेल कर ही नहीं सकते, ये ट्रस्ट के अगेंस्ट है, तुम्हारे पावर के अगेंस्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे ट्रस्ट इन्वॉल्व है ना वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहाँ पे आ नहीं सकता। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शैल बी इन्फोर्स्ड व्हेन द एक्ट इज पार्ट ऑफ द परफॉर्मिंग ट्रस्ट। एक्सेप्शन है यहाँ पे कि अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ देयर पावर, वो जो है बताओ ना भाई मेरे, वो जो है आप लोग अगर ब्रीच कर दिए पावर को, ट्रस्ट को ब्रीच कर दिए, एक्सेस के पावर के ऊपर जाके तुम काम कर रहे हो, तो वो सारा जो है कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। क्या ये समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, तुम अगर पावर में रहते हुए कोई डिस्प्यूट है वगैरह, ये है वो है, तो तुम अपने ट्रस्ट का पावर यूज़ कर सकते हो। समझ में आ रहा है? वो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शैल बी एनफोर्स्ड व्हेन द एक्ट इज पार्ट ऑफ द परफॉर्मिंग अ ट्रस्ट। इसका मतलब यह है कि तुमने रेंट पे दिया, ये तुम्हारा हक है। समझ में आ रहा है? तो रेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रहा हो, कुछ आ रहा हो, तो वो तुम जा सकते हो कोर्ट में, फिर कोर्ट जो है ना वो देख देगा। लेकिन अगर तुम अपने पावर से निकल के कुछ काम कर रहे हो और सोच रहे हो कि कोर्ट उसको मान्यता दे देगा, वो आंसर है नो। फिर देखो आगे देखेंगे हम लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कोर्ट जनरली वोंट ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ओनली अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या था? ओनली अ पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, उसका थोड़ा सा पार्ट जो है ना उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तुम करवा रहे हो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए तुम रेमेडी के लिए तुम गए हो कोर्ट के पास, तो वो ऐसा तो नहीं होता। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। स्मॉल अनपरफॉर्म्ड पार्ट कंपेंसेबल इफ द पार्ट लेफ्ट अनडन। सुनना, तू स्पेसिफिक रिलीफ के लिए क्यों जा रहा है कोर्ट के पास? क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, और कॉन्ट्रैक्ट किसी भी एक पार्टी ने निभाया नहीं है। तो अगर कोई एक पार्टी नहीं निभा रहा है तो ये तो जा सकता है ना कोर्ट में स्पेसिफिक रिलीफ के लिए। आंसर है यस। और अगर ऐसा हो जाए कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, पूरा कॉन्ट्रैक्ट निभाया गया, लेकिन छोटा सा पार्ट एक नहीं निभाया गया, क्या उसके लिए जा सकते हैं? नॉर्मली इसके लिए नहीं जाते, लेकिन एक्सेप्शंस है। स्मॉल अनपरफॉर्म्ड पार्ट, ये वाला, इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि कंपेंसेबल है। इफ द पार्ट लेफ्ट अनडन इज स्मॉल कंपेयर टू द होल
and can be compensated with money. The court can order specific performance of the part that can be performed and award money compensation for the deficiency. तो कोर्ट क्या कर सकता है बताओ? कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। अगर तुम गए कोर्ट के पास कि सर ये वाला पोर्शन तो हो नहीं रहा है, तो कोर्ट ऑर्डर देगा कि सुनना ये वाला पोर्शन तो हो गया ना, इसको मैं ऑर्डर देता हूँ कि ये पूरा पोर्शन हो जाए, और इस वाले पार्ट के लिए ना मैं कंपेंसेशन दे देता हूँ तुमको। ठीक, कंपेंसेशन के लिए मैं ऑर्डर दे देता हूँ। आंसर है यस, हो जाएगा। कोई भी पार्टी मांग सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ए अग्रीज टू सेल 100 एकर्स टू बी। ठीक है, लेकिन ए ने सेल नहीं किया, 98 एकड़ सेल किया। टर्न्स आउट ए ओनली ओन्स 98 एकड़। ए ने अग्री किया कि बी को 100 एकड़ जमीन जो है वो सेल करेगा, लेकिन ए के पास तो 98 एकड़ ही है, 2 एकड़ नहीं है, तो छोटा सा पार्ट नहीं है उसके पास। इफ द 2 एकड़ आर्ट क्रूशियल, अगर वो 2 एकड़ जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। बी क्या करेगा? बी कैन गेट द 98 एकड़ प्लस कंपेंसेशन। जो 2 एकड़ नहीं मिला बी को, उसके लिए कंपेंसेशन उसको मिल जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? और ए कैन फोर्स बी टू टेक 98 एकड़ विद कंपेंसेशन। ए बी को फोर्स कर सकता है कि तू 98 एकड़ ले ले, 2 एकड़ का कंपेंसेशन। ये फोर्स वगैरह जो है ना, यहाँ पे लिखा है जो, ये कोर्ट डिसाइड करता है, हम लोग, हमारे ऊपर नहीं होता। समझ में आ रहा है? अब देखो, लार्ज अनपरफॉर्म्ड पार्ट अगर है जो कि कंपेंसेशबल नहीं है, तो क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ए अग्रीज टू सेल 100 एकर्स टू बी बट फॉर 1 लाख। ए ओनली ओन्स 50 एकर्स। भाई 50 एकड़ है सिर्फ उसके पास, लेकिन उसने प्रॉमिस कर दिया 100 एकड़ देगा। ए कैनॉट फोर्स स्पेसिफिक रिलीफ टू बी, कैन गेट द 50 एकर्स फ्रॉम ए बट ओनली इफ बी पेज द फुल 1 लाख एंड गिव्स अप क्लेम्स फॉर द अदर 50 एकर्स और कंपेंसेशन। समझाओ सर। बहुत ब्यूटीफुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, एक एक करके पढ़ो। ए जो है ना, उसने एग्री किया, सेल करेगा 100 एकड़ टू बी, कितने रुपए के लिए? 1 लाख के लिए। लेकिन ए ओन्स ओनली 50 एकर्स। ए कैनॉट फोर्स स्पेसिफिक रिलीफ। ठीक है, ए फोर्स नहीं कर सकता कि सर मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन मेरे पास कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि सर मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन मेरे पास सिर्फ 50 एकड़ है सर, मैंने तो 100 एकड़ का प्रॉमिस कर दिया। स्पेसिफिक रिलीफ लगा दो ना सर, बोलो ना उसको कि ये 50 एकड़ ले ले। समझ में आ रहा है सर? 50 एकड़ ले ले। ए कैनॉट फोर्स एसपी स्पेसिफिक रिलीफ। बी कैन गेट द 50 एकर्स फ्रॉम ए बट ओनली इफ बी पेज द फुल 1 लाख एंड गिव अप क्लेम्स फॉर द अदर 50 एकड़। लेकिन अगर सुनो ना, अगर बी को 50 एकड़ ही चाहिए, ठीक है, 50 एकड़ ही चाहिए, 50 एकड़ ही चाहिए, बट बी इफ पेज द फुल 1 लाख, उसको 1 लाख रुपए पूरा पेमेंट करना होगा। ए अग्रीज टू सेल 100 एकर्स टू बी फॉर 1 लाख। सुनो, अच्छे से सुनो, यहां पे तुमको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। देखो, ए ने बी को कहा मैं 100 एकड़ दूंगा जमीन तेरे को 1 लाख रुपए में। बाद में पता चला ए के पास सिर्फ 50 एकड़ जमीन है। ठीक है, तो ए क्या बी को फोर्स कर सकता है यही 50 एकड़ का जमीन जो है वो 1 लाख रुपए में खरीदे? आंसर है नो। स्पेसिफिक रिलीफ कोर्ट से स्पेसिफिक रिलीफ लगा के क्या कर सकता है? आंसर है नो। क्या बी ये 50 एकड़ ले सकता है उसकी मर्जी से? आंसर है यस, बी ले सकता है 50 एकड़ उसकी मर्जी से। बी ले सकता है 50 एकड़ उसकी मर्जी से, लेकिन कैसे? उस बी को 1 लाख रुपए पूरा पेमेंट करना होगा, तब जाके 50 एकड़ जमीन जो है मिल जाएगा। एंड बी को गिव अप करना होगा क्लेम ऑफ द अदर 50 एकड़, और कंपेंसेशन के लिए गिव अप करना होगा, तब जाके बी ले सकता है। बट बी कैन गेट द 50 एकड़ फ्रॉम ए बट ओनली इफ बी पेज द फुल 1 लाख रुपीज एंड गिव अप क्लेम्स फॉर द अदर 50 एकड़। समझ में आ रहा है? हाँ जी, अगर उसने 1 लाख रुपए दे दिया है तो जाके बी क्लेम कर सकता है वो 50 एकड़, वरना इसको कैंसिल करवा दो, पूरे एग्रीमेंट को कैंसिल करवा दो। समझे? देख भाई मेरे, if the part left undone is substantial or cannot be compensated with money, the part at fault cannot get specific performance तो हो नहीं सकता इस चीज का। ठीक है, pay the full agreed price or pay the price reduced by the value of the unperformed part and
गिव अप ऑल क्लेम्स टू परफॉर्मेंस ऑफ द रिमेनिंग पार्ट एंड द राइट्स टू कंपेंसेशन फॉर द डेफिशिएंसी लॉस। सिंपल चीज है, बी को लग रहा है ना कि यहाँ पे डिफिशिएंसी है, 100 एकड़ का जमीन 50 एकड़ दे रहा है सिर्फ, लेकिन उसको फिर भी अगर चाहिए तो क्या वो ले सकता है? हाँ ले सकता है, लेकिन क्या वो क्लेम कर सकता है कि मेरे को 50 एकड़ जो है उसका स्पेसिफिक रिलीफ दे दो? बी कह सकता है क्या ये जो 50 एकड़ ए ने प्रॉमिस किया था 100 एकड़ का, क्या 50 एकड़ एंड 50 एकड़ का आप रिलीफ दे दो एंड 50 एकड़ में खरीद रहा हूँ? नहीं क्लेम कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ना 50 एकड़ की, बहुत बड़ा है, सब्सटेंशियल पार्ट है। सब्सटेंशियल पार्ट मतलब क्या होता है? अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पार्ट है, ठीक है। अगर वो गिव अप कर दे, बी अगर बोले कि नहीं कंपेंसेशन, तो क्योंकि इसके लिए कंपेंसेशन पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है, इसके लिए क्या कंपेंसेशन? समझ में आ रहा है? ये पार्ट हो ही नहीं सकता। छोटा मोटा एरिया है तो कंपेंसेशन चलो समझ में आता है, जैसे ऊपर वाले केस में तुमको समझाया था मैंने, छोटा एरिया था कंपेंसेशन से हो गया, ये वाला पोर्शन था कंपेंसेशन से हो गया। लेकिन आधा एरिया का ही तुम फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है तो बी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। बी ऐसे नहीं कर सकता स्पेसिफिक रिलीफ दे दो, स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो मेरे को चाहिए, स्पेसिफिक रिलीफ दे दो, स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए मेरे को। समझ में आ रहा है? तो इन सब एरिया में ना तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है, ना तो स्पेसिफिक रिलीफ जो है तुम क्लेम कर सकते हो। क्या है समझ? क्योंकि सब्सटेंशियल पार्ट जो है ना वो परफॉर्म हो ही नहीं सकता, गिव अप करना होगा बी को। चलो आगे देखेंगे। अच्छा यहाँ पे और एक पोर्शन है सेपरेट वाला, separate and independent part. If a contract has parts that are separate and independent and one part should be specifically performed while the other cannot, should not, the court can order specific performance of the performable part. इसका मतलब ये है, देख तुमको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक रिलीफ, ये क्या समझ में आ रहा है? तुमको समझ में आ रहा है ना कि जहाँ पे कंपेंसेशन हो ही नहीं सकता वहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ ऑर्डर किया जाता है कि चलो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओ एंड उसको रिलीफ दे दो। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ या फिर किसी भी रीज़न वश अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना परफॉर्म नहीं हो पाया, दो ऑप्शन है, या तो कंपेंसेशन दिलवा दो या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में ये होता है कि पार्टीज को फोर्स करते हैं कोर्ट कि तुमको ये कंप्लीट करना ही होगा कॉन्ट्रैक्ट। ये होता है स्पेसिफिक रिलीफ देना, इसको कहा जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा के उसको रिलीफ देना। क्या ये समझ में आ रहा है? अब हुआ ये कि ऊपर वाले में तो तुमने समझ गए 50, ये इतना बड़ा लैंड है, 50 एकड़ जो है उसके पास है, 50 एकड़ तो है नहीं, तो ये 50 एकड़ अगर उसके पास नहीं है तो क्या फोर्स कर सकता है कोर्ट ए को कि भाई तेरे को तो ये 50 एकड़ देना ही होगा? इतना बड़ा एरिया उसके पास है ही नहीं, कैसे हो सकता है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा निभाने के लिए फोर्स कर सकता है कोर्ट ए को? नहीं। तो क्या बोला जाता है यहाँ पे, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये कंपेंसेशन से भी हो नहीं पाएगा, ठीक है, जहाँ पे कंपेंसेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर पकड़ ले इतना बड़ा लैंड होता और सिर्फ इतना छोटा जो एरिया है, इसी छोटे एरिया में, फॉर एग्जाम्पल इसी छोटे एरिया में, जैसे तुरंत 2 एकड़ का बताया था पिछले एग्जाम्पल में, वो वाला नहीं होता तो छोटा वाला हम लोग कंपेंसेशन दे देते थे, यार बाकी का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है ना, बाकी का जो पूरा एरिया है उसको हम लोग कोर्ट जो होता है ना वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से करवा देता था। बोला कि तुमको करना ही होगा ये वाला, पकड़ लो 2 एकड़ जो है इसका कंपेंसेशन दे दो। लेकिन क्या कोर्ट इतना बड़ा 50 एकड़ का कंपेंसेशन, क्योंकि सब्सटेंशियल पार्ट हुआ ही नहीं उसका, तो ना तो कंपेंसेशन बनेगा ना तो स्पेसिफिक रिलीफ, क्योंकि वहाँ पे तो उसके पास है ही नहीं चीज़। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर इंडिपेंडेंट पार्ट है तो इंडिपेंडेंट पार्ट है, 2 कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी। समझ में आ रहा है? एक पार्ट जो है ना, एक पार्ट वो पॉसिबल है परफॉर्मेंस करवाना, तो कोर्ट पूरा एक पार्ट परफॉर्मेंस करवा देता है, बी को कैंसिल। If a contract has parts that are separate and independent and one part should be specifically performed while the other cannot, should not, the court can order specific performance of the performable part. तो जो परफॉर्म हो सकता है उसका ऑर्डर दे देता है कोर्ट। बोले कि ये तो इंडिपेंडेंट है ना, इसका तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिखा है जो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हटा देता है। बोला कि ये तो नहीं होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये वाला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा देंगे हम, कोई टेंशन वाली बात नहीं। समझ में आ रहा है ना? और लेकिन दोनों एक ही पार्ट है, पकड़ लो आधा आधा हुआ है, तो इसका तो ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट का तो हो ही नहीं सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्योंकि
50 एकड़ का ज़मीन इसके पास है, 100 एकड़ का प्रॉमिस करके आ गया, हो ही नहीं सकता ना वो। आगे देखो, राइट ऑफ बायर लीसी अगेंस्ट लेसर, लेसर विथ नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। लेसर विथ नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, इसका तात्पर्य क्या होता है सर? इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि बायर का क्या राइट है, लीसी अगेंस्ट सेलर का क्या राइट है, लेसर विथ नॉट नो टाइटल का क्या राइट है, और इम्परफेक्ट टाइटल अगर है तो क्या है। देखो, इफ अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल या फिर लीज प्रॉपर्टी, दे डोंट फुली ओन और हैव डिफेक्टिव टाइटल, for the buyer and leasee has right, acquired interest, concurrence, redemption, return of deposit। सिंपल वे में तुमको समझाता हूं, सुन। यह है सेलर। सेलर कौन? जो सेल कर रहा है प्रॉपर्टी, ठीक है। लेसर कौन? जो लीज में दे रहा है प्रॉपर्टी। लेकिन दोनों को टाइटल में डिफेक्ट है, दोनों का टाइटल में डिफेक्ट है, दोनों का टाइटल में डिफेक्ट है। सर टाइटल में डिफेक्ट मतलब ना तो ये ओरिजिनल ओनर है जो ये सेल कर रहा है, और ना ही ये ओरिजिनल लेसर है जो लीज पे दे रहा है। पकड़ ले, मेरे घर पे मेरा जो ज़मीन है मेरे नाम का है, मेरा भाई दे रहा है किसी को लीज पे, टाइटल में डिफेक्ट है ना, वो तो है ही नहीं ओनर, या तो वो तो है ही नहीं लेसर। वो लेसर कैसे हो सकता है? उसके टाइटल उसका टाइटल डिफेक्ट है, वो तो ओनर है ही नहीं। ओनर ही तो दे सकता है ना, समझ में आ रहा है? तो डिफेक्टिव टाइटल है ये, समझे? बायर, लीसी, लेसर, समझ में आ रहा है? सेलर, सेलर कौन? ये सेलर। लेसर कौन? ये लेसर। विथ नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, मेरा भाई कोई टाइटल ही नहीं है उसके पास मेरी ज़मीन का, लेकिन फिर भी वो लेस कर रहा है, लीज कर रहा है, या फिर वो सेल कर रहा है, ठीक है। तो तब जाके दिक्कत हो जाएगा। फिर क्या होगा सर? फिर सर ऐसा अगर हो गया सर, आपके भाई ने अगर, उसके पास टाइटल नहीं है लेकिन अगर उसने ऐसा कर दिया, दो चीज़ दोनों में से कोई भी एक कर दिया, या तो सेल कर दिया या तो लीज कर दिया, तो क्या हो जाएगा सर? तो जो लीसी है ना, या फिर जो बायर है ना, जो बायर है या फिर जो लीसी है, इनके पास राइट होता है। किस प्रकार का राइट सर? 1 2 3 4, 4 पावर होते हैं। क्या कर सकते सर? वो अक्वायर्ड इंटरेस्ट, कंपेल द सेलर लेसर टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट इफ दे लेटर अक्वायर द नेसेसरी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या? पकड़ ले, सिचुएशन ऐसा है कि मैंने अपने प्रॉपर्टी को मेरे भाई के नाम पे कर दिया है, मतलब बोल दिया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन बाकी है, ट्रांसफर बाकी है, लेकिन प्रॉपर्टी किसके नाम का है? भाई का, मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में अभी तक ये जो रजिस्ट्रेशन या फिर ट्रांसफ़र है, इसको होने में पकड़ लो 6 महीने का टाइम लगेगा। 6 महीने का टाइम लगेगा। मेरा भाई जो है उसके पास प्रॉपर टाइटल नहीं है, इम्प्रॉपर टाइटल है, ओनर वही है, मैंने उसको दे दिया, मुंह पे दे दिया, मतलब बोल के दे दिया, लेकिन रिटर्न डॉक्यूमेंट तो नहीं है। रिटर्न डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो मैं ओनर हूँ ना। तो बात यह है कि जो सेलर है या फिर लेसर है, वो कॉन्ट्रैक्ट को ठीक कर सकता है। पकड़ ले, मेरे भाई को लीज अभी दे दिया उसने, मेरे भाई ने अभी सेल कर दिया या फिर अभी लीज में दे दिया, ठीक है। बाद में जब पूरा प्रॉपर्टी उसके नाम आ जाएगा, उसकी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या कर सकता है? उस कॉन्ट्रैक्ट को गुड कर सकता है, सही कर सकता है। समझ में आ रहा है? इफ दे लेटर अक्वायर द नेसेसरी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी का मालिक हो जाए तो वो बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट सही कर सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? कंकरेंस देखो, compel the seller lesser to get other people to agree join in the sale lease if those other party are legally bound to do so। भाई आके मेरे को रिक्वेस्ट कर सकता है, पैर पकड़ के रिक्वेस्ट कर सकता है कि बड़े भैया आप एक काम कीजिए ना, आप प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाइए, मैं इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा हूँ या फिर प्रॉपर्टी को मैं लीज पे दे रहा हूँ। तो मेरे पास 2 ऑप्शन रहेगा, या तो इसके कान के नीचे चमेट मार दूँ या फिर उसको बोलूँ कि ठीक है भाई मेरे टेंशन ना ले, ठीक है। उसके बाद है रिडेम्पशन। इफ प्रॉपर्टी सोल्ड एज अनइनकम्बर्ड बट इज मॉर्गेज्ड फॉर लेस देन परचेज प्राइस, कंपेल सेलर टू पे ऑफ द मॉर्गेज। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडेम्पशन। इफ अ प्रॉपर्टी सोल्ड एज अनइनकम्बर्ड, अनइनकम्बर्ड मतलब देख भाई मेरे, बहुत बढ़िया,
अनइनकम्बर्ड का मतलब क्या होता है? अनइनकम्बर्ड का मतलब होता है प्रॉपर्टी के ऊपर ना किसी प्रकार का लोन है, ना किसी प्रकार का मॉर्गेज है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ है ही नहीं प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो मेरे भाई ने क्या किया, सुनना, मेरा भाई बहुत शातिर। मेरे भाई ने क्या किया, मेरे भाई है सेलर। ठीक है, वो सेलर बन के घूम रहा है, कोई प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है, लेकिन चल ठीक है, सेलर बन के घूम रहा है, चल पकड़ ले, प्रॉपर्टी उसी के नाम पे, सेलर बन के घूम रहा है। उसने प्रॉपर्टी सेल कर दिया और बोला, जिसको सेल किया, बोला कि भाई ये अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी है, मतलब ना तो इसके ऊपर लोन है, ना तो इसके ऊपर मॉर्गेज है। बाद में पता चला इसके ऊपर मॉर्गेज चल रहा है, बट इस मॉर्गेज्ड। ठीक है, बट इस मॉर्गेज्ड। तो सेलर जो है ना, मतलब जो बायर है जिसने खरीदा मेरे भाई से, वो कंपेल कर सकता है सेलर को, मेरे भाई को, कि भाई तूने तो बताया था मॉर्गेज वगैरह कुछ नहीं है, अब तो देख रहा हूं कि मॉर्गेज है, तो एक काम कर, तू इस मॉर्गेज का पेमेंट कर पूरा, क्योंकि मैंने तो खरीद लिया तेरे से घर। तो बायर कंपेल कर सकता है सेलर को मॉर्गेज पे ऑफ करने में। बताओ, इतना इजी तरीके से तो भगवान कृष्ण जो है वही समझा सकते तुमको। एंड नेक्स्ट हूं मैं। देखो, इफ प्रॉपर्टी सोल्ड एज अनइनकम्बर्ड बट इज मॉर्गेज, बाद में पता चला मॉर्गेज है भाई, तो कंपेल कर सकते हो सेलर को पे ऑफ करने के लिए मॉर्गेज को। समझ में आ रहा है? गिरवी, मॉर्गेज मतलब गिरवी। फिर देखो, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट तो एक ही होता है, तुमने जो डिपॉजिट दे दिया उसको वापस कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई टाइटल नहीं है। इफ सेलर लेसर यूजेस sues फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड फेल्स ड्यू टू बैड टाइटल। सेलर कह रहा है स्पेसिफिक, सेलर कोर्ट में चला गया, बोला कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराओ सर, इस कोर्ट को बोल रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराओ। कोर्ट बोल रहा है तेरे पास टाइटल ही नहीं है, किस प्रकार का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराए, तेरे पास राइट ही नहीं है, किस प्रकार का अधिकार से तू कह रहे हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कंप्लीट करवाने के लिए। तो फेल हो जाता है क्योंकि बैड टाइटल है। बायर लेसी कैन गेट बैक देयर डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट प्लस कॉस्ट एंड हैज अ चार्ज ऑन द सेलर लेसर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी फॉर दिस अमाउंट। ठीक है, पूरा डन बम्बू लग जाएगा मेरे भाई के ऊपर। क्यों? उसके पास ना तो टाइटल है, बैड टाइटल है, और वो चला गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। बोला कि कोर्ट को मेरे पास तो टाइटल नहीं है, लेकिन फिर भी आप कराओ ये चीज़ जज साहब। जज साहब ने उसको फटकार लगा के बोला तेरे पास टाइटल नहीं है, किस बात का पूरा हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो जो बायर है या फिर लीजी है ना, वो अपना डिपॉजिट वापस ले सकता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट ले सकता है, कॉस्ट एंड कोई किसी प्रकार का चार्ज भी ले सकता है। एंड हैज़ अ चार्ज ऑन द सेलर लेसर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी फॉर दिस अमाउंट। वो चार्ज भी कर सकते हैं कि भैया मेरे साथ धोखा हुआ है। दिस अप्लाइज टू ऑल्सो मूवेबल प्रॉपर्टी एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो पाए मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आता है अपना कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फॉर्सेबल एंड बार्स टू रिलीफ। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली इन्फॉर्सेबल नहीं है एंड रिलीफ नहीं मिल सकता। कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। सबसे पहले, वेयर द पार्टी सीकिंग रिलीफ हैज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 20, दे गॉट समवन एल्स टू डू द जॉब। ठीक है, दे गॉट समवन एल्स टू डू द जॉब। अब रेगुलर क्लास में तो भैया मैं तुमको इतना अच्छे से समझाता कि दिमाग खराब हो जाता, थोड़ा हिंट दे देता हूं। देखो, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस मतलब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। किस कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने बी को बोला कि मैं तेरा घर बना दूंगा। बी ने बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ए जो है ना ये नहीं कर रहा था, टाइम निकल गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, पूरा नहीं हो पा रहा। बी ने क्या किया, कोर्ट पे चले गए बी एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए रिक्वेस्ट किया। ठीक है, लेकिन ए ने उस वक्त कहा कि सर मैं जो ये घर कंप्लीट करूंगा आप कह रहे हो, लेकिन बी ने तो किसी और ही को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ये पूरा करने के लिए, घर को कंप्लीट करने के लिए। बी ने किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, सब्सटीट्यूट करवा दिया। तो अगर बी ने किसी और को कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दे दिया है इस घर को कंप्लीट करवाने के लिए, मैं कैसे इसको कंप्लीट कर सकता हूँ? वेयर द पार्टी सीकिंग रिलीफ, जो पार्टी रिलीफ सीख कर रहा है, हैज ऑलरेडी ऑब्टेन सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 20, दे गॉट समवन एल्स टू डू द जॉब। क्या समझ में आ रहा है? बताओ, लाइक कर दो, ठोक कर दो, लाइक दे दो भाई, ठोको लाइक को।
अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस ड्यूटी विच द कोर्ट कैनॉट सुपरवाइज। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे कंटिन्यूअसली वो काम होगा, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट टू रन अ शॉप फॉर 10 ईयर्स, 10 साल शॉप चलाने का अधिकार, जहाँ पे कोर्ट कंटिन्यूसली देख तो नहीं सकता 10 साल के लिए कि ये काम हो रहा है कि नहीं, तो इतना बड़ा अगर है तो स्पेसिफिक रिलीफ जो है हटा देता है, ठीक है। जो कंटिन्यूस ड्यूटी है कोर्ट का, सब कोर्ट के ऊपर कंटिन्यूस ड्यूटी लगा रहा है कि उसको पूरा देखना है, सुपरवाइज करना है, तो इस प्रकार का तो हो ही नहीं सकता कि मैं 10 साल तक कोर्ट सुपरवाइज कैसे करेगा, समझ में आ रहा है। A contract heavily dependent on the personal qualification or volition of the parties. Contract to sin, paint or a portrait, marry. Specific qualification मतलब समझ में आ रहा है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी को कि वो बी के लिए एक बहुत बड़ा पेंटिंग बना देगा, ठीक है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि ए बी को बहुत बड़ा पेंटिंग बना देगा। बाद में ए ने फेल हो गया वो बनाने के लिए और बी ने लगवा दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। कोर्ट कहता है कि ये तो पेंटर है ही नहीं, ये तो आर्टिस्ट है ही नहीं, ये पेंट कैसे करेगा, क्वालिफाइड ही नहीं है वो, पर्सनल क्वालिफिकेशन ही नहीं है वो भाई मेरे, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखेंगे। कैन बी डिटरमाइनेबल, डिटरमाइनेबल मतलब तुम डिनाई कर सकते हो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मतलब जैसे कि सर एग्जांपल के तौर पे पकड़ लो ए एंड बी, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक दूसरे के साथ, दोनों के पास राइट है कि कभी भी किसी भी टाइम में वो डिनाई कर सकता है, वो निकल सकता है कॉन्ट्रैक्ट से। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट ना पार्टनरशिप में देखने को मिलता है, पार्टनरशिप एट विल में। मतलब अगर मेरा मन करे तो मैं पार्टनर, अगर ना मन करे तो नहीं पार्टनर, तुम मेरे ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगा ही नहीं सकते भाई मेरा। क्या ये समझ में आ रहा है? इज इन द नेचर ऑफ, इज इन इट्स नेचर डिटरमाइनेबल, मतलब तुम डिनाई कर सकते हो कि मेरे को करना नहीं है। कैन बी एंडेड और रिवोक्ड बाय वन पार्टी इजिली, लाइक पार्टनरशिप एट विल। अच्छा, ये अभी हम लोग फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट, क्या कोर्ट एंगेज कर सकते हैं एक्सपर्ट्स को? आंसर है यस, वन और मोर एक्सपर्ट्स आ सकते हैं। फिर हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एनी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ अ पार्टी, मतलब जो बंदा है उसका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है या फिर और प्रिंसिपल ऑफ द पार्टी, पार्टी का जो भी प्रिंसिपल ओनर होगा वो आ सकते हैं, वो एज अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हैं। फिर एनी बेनिफिशियरी, एनी रिमाइंडरमैन मतलब पर्सन गेटिंग और प्रॉपर्टी आफ्टर ए लाइफ टेनेंट, मतलब if the life tenant made the contract properly under their power। इसका मतलब क्या होता है? रिमाइंडरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता नहीं होता, मैं तुमको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, फिर तुमको समझ में आएगा। एग्जाम्पल बहुत ट्रू एग्जाम्पल है। पकड़ ले, मेरा एक रिलेटिव है, ठीक है, मेरा एक रिलेटिव है, ठीक है। वो उन्होंने ना क्या किया, वो किसी पकड़ ले एक स्टेट में वो लोग जा रहे हैं टू एक्सप्लोर द स्टेट, और या फिर शिफ्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल रियल स्टोरी है। अब हुआ ये कि उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया में वो गए और वो लोग रेंट पे घर ढूंढ रहे थे फॉर सर्टेन टाइम, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द प्लेस एंड देन दे कैन इन्वेस्ट इन फ्यूचर रियल स्टेट्स। तो उन्होंने क्या किया, अपना स्पेस देख रहे कि कहीं पे रेंट पे घर मिल जाए, तो उनको ना एक बहुत ब्यूटीफुल विला टाइप घर मिला है, ठीक है, विला टाइप घर मिला है फॉर एग्जाम्पल, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। लेकिन उसमें ना कोई भी रह नहीं रहा है। क्यों नहीं रह रहा है? क्योंकि इस घर पे ना एक बुढ़ी जो है ना, बुढ़ी मतलब ग्रैंड ओल्ड मदर समथिंग काइंड ऑफ दैट, वो मर गई थी यहाँ पे। शी वॉज सिक एंड शी डाइड, और शी डाइड एंड स्टेड ओवर देयर फॉर 2 to 3 days, नोबडी न्यू, बिकॉज वहाँ पे कोई था नहीं उनको टेक केयर करने के लिए। तो लोग कहते कि इनका जो आत्मा है ना इस घर पे अभी भी घूम रहा है। एंड मेरा जो रिलेटिव है ना, बहुत मतलब ये सब विश्वास नहीं करता, ये आत्मा विश्वास नहीं करता। वो गया वहाँ पे, वो सुना ये स्टोरी, एंड देन ही वाज सरप्राइज्ड कि इतना अच्छा जगह विला जो है ये, मतलब एट अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ रेंट, कोई रह नहीं रहा है, मतलब कोई आएगा ही नहीं रहने के लिए। रेंट अमाउंट 25,000 है, इतना कम फॉर द प्लेस दे आर स्टेइंग, इट्स अ विला। लेकिन कोई आ नहीं रहा है वहाँ पे रहने के लिए, बिकॉज दिस थिंग हैपेंड। तो हुआ क्या कि इस घर का जो ओनर है ना, ओनर ने मेरे रिलेटिव को कहा, रिलेटिव एक भाई है उसको कहा कि आप यहाँ पे रहो,
अब आप अपना ही घर समझ के रहो, लाइफ टाइम के लिए रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि मैं रहता हूँ यूके, मैं घर पे रहता नहीं हूँ, मैं रहता हूँ यूके, मेरे को आना जाना नहीं होता, इन मेरा कोई प्लान नहीं है यहाँ पे आने के लिए। तो आप यहाँ पे एज अ लाइफ टेनेंट रहो। लाइफ टेनेंट का मतलब क्या होता है पता है? लाइफ टेनेंट मतलब फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू कैन स्टे हियर एज अ टेनेंट। आप मेरे को 25K देते रहे ना, एंड यू कैन स्टे हियर फॉर द एंड ऑफ योर लाइफ। समझ में आ रहा है ना? ये था रियल स्टोरी। अंडरस्टूड? अभी भी वो लोग वहीं पे रह रहे हैं बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब मैं तुमको यहाँ पे समझाता हूँ कि रिलेट कैसे करता है। लाइफ टेनेंट समझ में आ चुका है कि आप यहाँ पे रहो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अब आता है रिमाइंडर मैन। रिमाइंडर मैन कौन होता है? रिमाइंडर मैन होता है इस बंदे का, जो ओनर है उसका लड़का। अब जो उसका लड़का होगा, फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर के हिसाब से सोच के बता रहा हूँ मैं, जो लड़का होगा वो ऑब्वियसली ऐसा होगा जो ये भूत पे विश्वास नहीं करता होगा। शायद उसका प्लान हो कि वो इंडिया में आके रहे। तो क्या क्या ये बंदा वेट करेगा ना, मेरे जो रिलेटिव है उसका जब बुढ़ा हो जाएगा वो, उसके बाद वो मर जाएगा, उसके बाद ओनरशिप जो है ना, ओनरशिप इसको मिलेगा। समझ में? ओनर तो अभी भी यही है, लेकिन ये आके घर पे रह सकता है, ठीक है। ये अपना विला जो है ये उसका अपना पूरा हिसाब से बना के वो पूरा पोजेशन में ले सकता है। लेकिन पोजेशन में कब तक नहीं ले सकता? जब तक कि ना मेरे इस रिलेटिव का डेथ हो, तब तक वो पोजेशन में नहीं ले सकता, क्योंकि ये लाइफ टेनेंट है। फॉर एवर ही कैन स्टे हियर अंटिल एंड अनलेस ही डाई। पर्सन गेटिंग प्रॉपर्टी आफ्टर ए लाइफ टेनेंट। लाइफ टेनेंट खत्म होने के बाद, लाइफ टेनेंट मरने के बाद, ठीक है, जिसके पास ये अधिकार होता है रहने के लिए वहाँ पे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं भाई मेरे। तो जिस बंदे को प्रॉपर्टी मिलता है वो होता है रिमाइंडरमैन, वो होता है रिमाइंडरमैन। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इस केस में इस ओनर का लड़का जो होगा वो होगा रिमाइंडरमैन, किसको? क्योंकि ये मिलेगा इसको, प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगा, ठीक। इफ द लाइफ टेनेंट मेड द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली अंडर देयर पावर, तो एक कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली अगर हो गया इन सब के बीच में लाइफ टेनेंट का, तो ऑब्वियसली ये लाइफ टेनेंट रहेगा। अब रिमाइंडरमैन ये बंदा होता है, क्या ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्या वो अप्लाई कर सकता है? आंसर है यस। तो रिमाइंडरमैन कैन अप्लाई हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वो अप्लाई कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो मर गए, लेकिन उनके बच्चे जो है, पकड़ ले मेरे रिलेटिव के बच्चे जो है वहीं पे रह रहे हैं, वो लोग गिव अप नहीं कर रहे प्लेस को, तो क्या रिमाइंडरमैन जो है केस फाइल कर सकते हैं? आंसर है यस। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर है, बहुत ईजी है समझना इस चीज को, अ रिविशनर इन पोजेशन, वो भी स्पेसिफिक रिलीफ के लिए फाइल कर सकता है फॉर बेनिफिट ऑफ कोवेनेंट्स मेड विद प्रीवियस ओनर। समझाता हूँ, टेंशन ना ले भाई मेरे। कोवेनेंट्स मतलब क्या होता है? कोवेनेंट्स मतलब किसी प्रकार का अग्रीमेंट कह सकते हो, किसी प्रकार का अग्रीमेंट। समझाता हूँ, देख फॉर एग्जाम्पल ये है पार्टी ए, ये है पार्टी ए, ठीक है, एंड देन ये है पार्टी बी, ठीक है। पार्टी ए है एंड है पार्टी बी। पार्टी ए पकड़ ले है लैंडलॉर्ड, क्या है? लैंडलॉर्ड। पार्टी बी क्या है? टीनेंट, ठीक है। पार्टी ए ने पार्टी बी को लीज किया 5 साल के लिए, 4 ईयर के लिए, क्या? लैंड, ठीक है। एंड उसने कोवेनेंट भी जो है साइन करवाया। कोवेनेंट मतलब अग्रीमेंट कह सकते हो। ये अग्रीमेंट किस बात का अग्रीमेंट है? अग्रीमेंट ये है कि इन 5 सालों में बी किसी प्रकार का स्ट्रक्चरल, STRUCTURL, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट लिख लो, DEVLOPMENT, डेवलपमेंट या फिर चेंज नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? बी कौन है? टेनेंट, क्योंकि ए ने तो बी को दे दिया 5 साल के लिए ज़मीन। अब वो बैठ के देखता थोड़ी रहेगा बी क्या कर रहा है ज़मीन के ऊपर। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट जो है या फिर अग्रीमेंट जो है उसने साइन कर लिया, किसके साथ? बी के साथ, जिसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कोवेनेंट। साइन किया कि भाई किसी प्रकार का इन 5 सालों में किसी प्रकार का स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करना है तुमको। क्या ये समझ में आ रहा है? आंसर है यस। अब जैसे 5 साल खत्म हो गया ना, 5 साल खत्म हो गया, ए ने अपना जो ये इंटरेस्ट था लैंड के ऊपर ये बेच दिया पार्टी सी को, पार्टी सी को। समझ में आ रहा है? पार्टी सी को बेच दिया, लैंड ही बेच दिया पकड़ लो। अब लीज पे किसको दे रखा था? बी को लीज पे दे रखा था। 5 साल खत्म हो गया, ये अपना इंटरेस्ट बेच दिया सी को। समझ में आ रहा है? इसका जो भी पूरा लैंड था वो बेच दिया सी को। अब अगर बाई चांस आफ्टर 5 ईयर सी को ऐसा दिखे कि इस लैंड पे किसी प्रकार का स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, किसी प्रकार का चेंज हुआ,
तो सी जो है बी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस कोविनेंट को जो है सी, इस कोविनेंट को क्या बताओ ना, एक्सेस कर सकता है। कैसे? बी ने तो सी के साथ किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, इसलिए तो यहां पे लिखा है रिविशनर इन पोजेशन। ये रिवाइज हुआ है, पोजेशन में किसका है? अभी सी का। इसके पास राइट है स्पेसिफिक रिलीफ का, इसके पास राइट है, वो स्पेसिफिक रिलीफ के लिए जा सकता है। क्यों? क्योंकि बी ने ये जो कोविनेंट उसने साइन किया था या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो ब्रीच किया है। समझ में आ रहा है? उसने स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर दिया उस लैंड के ऊपर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है भाई मेरे, ऐसे बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, कुछ हम लोग करेंगे। A new LLP formed after amalgamation, a new company formed after amalgamation, a company for contract made by the promoter before incorporation, a company for the contract made by its promoters before incorporation. इनके पास क्या है? अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार है? Who may obtain specific performance. क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, और एक करवा देता हूँ जो आपके दिमाग में अभी तक तो शायद आया नहीं होगा। रिविजनर इन रिमाइंडर मतलब फ्यूचर इंटरेस्ट होल्डर। ये सारे रिविजनर्स जो है ये फ्यूचर इंटरेस्ट होल्डर ही होते हैं। फॉर बेनिफिट प्लस वेयर ब्रीचेस कॉजेस मटेरियल इंजरी। सेम चीज़ है, अगर ब्रीच हो रहा है, किसी प्रकार का मटेरियल इंजरी हो रहा है, तो जो रिविजनर होगा ना, बाद में जो फ्यूचर इंटरेस्ट होल्डर रहेगा वो क्लेम कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या ये समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली सेम एज रिविजनर इन पोजेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे हम लोग। पर्सनल बार टू रिलीव, इसका मतलब क्या होता है? व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज डिनाइड टू द प्लेंटिफ को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया नहीं जा रहा है। हैज ऑब्टेन सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, जो हम लोगों ने देख रखा है ऊपर में, इनकैपेबल है, वायोलेट है कि कोई रूल को वायोलेट करता है, फ्रॉड है, कॉन्ट्रैरी है, फेल्स टू प्रूव, परफॉर्म्ड दैट दे हैव परफॉर्म्ड और रेडी एंड विलिंग, ठीक है, और हैव ऑलवेज बीन रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म देयर एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इन सब सिचुएशन में एसएफ जो है प्लेंटिफ लागू नहीं करवा सकता। एक तो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, ये तुमको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा है इनकैपेबल है, हैज़ बिकम इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, और वायोलेट्स एन एसेंशियल टर्म और एक्ट्स इन फ्रॉड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जाए तो ये फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैरी है इंटरेस्ट, समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैरी है, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैरी हो रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो इस प्रकार के उल्टा सीधा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिक्वेस्ट लेकर तुम नहीं जा सकते कोर्ट के सामने। क्या है समझ में आ रहा है? तुम फेल हो गए हो प्रूफ करने में कि तुमने तुम्हारे साइड का पूरा जो भी तुमको करना था वो तुमने सही से किया, या फिर तुम रेडी थे करने के लिए, या फिर तुम विलिंग थे करने के लिए, तुम्हारे पार्ट का एसेंशियल पार्ट जो है वो तुम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में तुमने जो भी लिखा है, तुम्हारी साइड का जो काम था तुम पूरा कंप्लीटली रेडी थे वो करने के लिए। तुम फेल हो चुके हो ये प्रूव करने के लिए तुम रेडी थे, या फिर तुमने किया, या फिर तुम्हारा मंशा था। समझ में आ रहा है? इन सब सिचुएशन में ऐसा जो है डिनाई किया जाता है। फिर है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल लेट बाय वन विथ नो इम्परफेक्ट टाइटल। ये सेम है, इसको रीड करना है और कुछ नहीं। अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स इन फेवर ऑफ द सेलर लेसी इफ दे न्यू दे डिडंट हैव द टाइटल। वही है बैड टाइटल वाला, न्यू दे डिडंट हैव द टाइटल, बिलीव दे हैड टाइटल बट कैन नॉट प्रोवाइड द टाइटल फ्री फ्रॉम रीजनेबल डाउट। समझ में आ रहा है? मेरे भाई का चक्कर पकड़ ले, उसको पता है कि उसके पास टाइटल नहीं है, या फिर उसको पता है कि उसके पास जो टाइटल है वो सफिशिएंट नहीं है, ये घर का जो पूरा जमीन का पेपर है वो दोनों के नाम पे, वो खुद अकेला नहीं कर सकता। समझ में आ चुका है? अच्छा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिलीफ अगेंस्ट हुम कैन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बी एनफोर्स्ड। ईदर पार्टी के अगेंस्ट एसपी जो है वो इन्फोर्स किया जा सकता है। ठीक है, पार्टी ए भी आ सकता है एसएफ के लिए, पार्टी बी भी आ सकता, सॉरी एसपी के लिए, पार्टी बी भी आ सकता है एसपी के लिए। एसपी मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना। सर आप तो स्पेसिफिक रिलीफ कह रहे थे। ओ भाई मेरे, सच्ची में रुला दोगे तुम। स्पेसिफिक रिलीफ तभी मिलता है जब कोई पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करता है। करवाने का कोर्ट क्या काम करता है? फोर्स करवाता है कि तू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करेगा सो दैट इसको स्पेसिफिक रिलीफ मिल पाए। समझे भाई? फिर देख, एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर अ पार्टी बाय अ टाइटल दैट अरोज आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एनी पार्टी। समझ में आ रहा है? या फिर एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर अ पार्टी, मतलब कोई अनजान अगर कह रहा है कि हाँ हम भी एज अ पार्टनर है यहाँ पे, तो वो उनके अगेंस्ट कैन रिलीफ अगेंस्ट हुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी इन्फोर्स्ड। ठीक है,
जिन किनके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनफोर्स किया जा सकता है, ईदर पार्टी या फिर कोई पर्सन जो क्लेम कर रहा है कि हम भी पार्टी का हिस्सा है। फिर new LLP after amalgamation, new company after amalgamation, the company regarding pre-incorporation contract accepted by it, ये सारे नया LLP है, एमलगेशन के बाद वो भी पार्टनर हो जाता है, वो भी हिस्सा हो जाता है उस कंपनी का, न्यू कंपनी आफ्टर एमलगमेशन। तो ये सारा चीज़ इसको याद रख लेना है। सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो तुमको पता है भाई मेरे, मैंने तुमको बता रखा है। फिर हम लोग देखने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्रोसीजर्स एंड कंपेंसेशन, स्पेशल प्रोविजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस आपको देखने को मिल जाएगा। No injunction shall be granted by a court. No injunction shall be granted by a court in a suit involving a contract related to an infrastructure project if granting the injunction would impede or delay the project's process or completion. This is important to keep major projects moving. अच्छा, injunction क्या होता है सबसे पहले वो बता दो। injunction हमेशा याद रखना, injunction एक लीगल ऑर्डर होता है, लीगल ऑर्डर जो कौन पास करता है, बाय द कोर्ट। दो प्रकार के ऑर्डर हो सकते हैं इन इंजंक्शन, एक है टू डू समथिंग या फिर टू स्टॉप डूइंग समथिंग। अच्छा एक चीज बता, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर होगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर हो रहा है तो इंजंक्शन ऑर्डर नॉर्मली पास नहीं करते। क्यों नहीं पास करते? क्योंकि डिले हो जाएगा। अब इंजंक्शन ऑर्डर में पास क्या हो सकता है, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो अगर हम लोग बंद कर दे एंड हम लोग क्या करें बताओ ना, हम लोग इसका कार्रवाई वगैरह अगर स्टार्ट कर दे। इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन होता है कोर्ट इसको बंद करने के लिए सो दैट प्रोसीडिंग हो पाए अच्छे से। अब तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ये पास नहीं किया जाता फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देखो, the central government can amend the schedule by notification. Notification must be laid before the parliament. Parliament notification पास करने से पहले तुमको पार्लियामेंट में डालना है कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स है, वो कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे, कौन से प्रोजेक्ट है, कौन से सेक्टर है जहाँ पे इंजंक्शन तुम फाइल नहीं कर सकते। वरना तो गवर्नमेंट कभी भी अगर रास्ता, रोड, हाईवे ये बनाने लग जाए और तुम एक के बाद एक इंजंक्शन ठोक दो या फिर एक के बाद एक केस फाइल कर दो एंड कोर्ट को उसको रोकना पड़े, इस होता है क्योंकि कोर्ट को तो रोकना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर रोकेगा नहीं तो वो जस्टिस कैसे दिलाएगा, समझ में आ रहा है। इसलिए ये सारा जो है यहाँ पे इंजंक्शन ऑर्डर पास नहीं किया जाता। तो ये गवर्नमेंट लिस्ट बताएगा, ठीक है। अच्छा, स्पेशल कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स कैन designate civil courts as special courts to handle suits under this act concerning infrastructure projects या फिर infrastructure contracts। तो infrastructure contract से related कोई भी दिक्कत है तो गवर्नमेंट जो है ना सिविल कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बना सकते हैं। अच्छा, स्पेशल कोर्ट क्या होता है? स्पेशल कोर्ट वो टाइप ऑफ कोर्ट होते हैं ना जो स्पेशल स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड जो है वो डील करते हैं, समझ में आ रहा है। तो कुछ सिविल कोर्ट्स को गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट बना देगा, बोलेगा सुन ये स्पेशल कोर्ट हमने बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए तो इन स्पेशल कोर्ट्स में जाओगे तुम लोग, ठीक है। अच्छा, एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स। एक्सपीडियस मतलब होता है फटाफट, एकदम स्पीडी तरीके से। सूट फाइल्ड अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मस्ट बी डिस्पोज्ड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट डिफेंडेंट इज सर्व्ड समन्स। इस बात का याद रखना, 12 महीने के अंदर अंदर तुमको केस को डिस्पोज करना है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर केस को डिस्पोज करना है अगर ये स्पेसिफिक रिलीफ केस है। और ये 1 साल कब से स्टार्ट होगा? जिस दिन डिफेंडेंट को सम्मन मिलेगा कोर्ट से उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। फिर है पावर टू अवॉर्ड कंपेंसेशन। कंपेंसेशन अवार्ड हो सकता है, हाँ है। इन अ सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस द प्लेंटिफ कैन ऑल्सो क्लेम कंपेंसेशन फॉर द ब्रीच इन एडिशन टू परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के साथ साथ आप लोग कंपेंसेशन भी मांग सकते हो कि कंपेंसेशन तो होता नहीं। देखो एक चीज मैं तुमको समझा देता हूँ, स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब क्या होता है। कंपेंसेशन ना लेना समझ में आ रहा है, रिलीफ के चक्कर में कंपेंसेशन ना लेना, उसके बदले जो काम तुमने प्रॉमिस किया था वो करवाना, वो होता है स्पेसिफिक रिलीफ। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ के साथ साथ तुम वो परफॉर्मेंस करवाओगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओगे, करवाने के साथ साथ तुम कंपेंसेशन भी मांग सकते हो। ऐसा नहीं होना सकता, हो सकता है तुम सिर्फ कंपेंसेशन मांग रहे हो, वो नहीं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने के साथ साथ तुम कंपेंसेशन भी मांग सकते हो। इफ द कोर्ट डिसाइड्स नॉट टू ग्रांट एसपी मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस,
but finds there was a breach, it shall award compensation if the plaintiff is entitled. अगर कोर्ट डिसाइड करे नहीं इसमें तो एसपी नहीं दे सकते हम लोग। सर कौन से केसेस में कोर्ट डिसाइड करेगा वो कोर्ट को पता है, ठीक है, वो लिस्टेड नहीं है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि नहीं एसपी नहीं दे सकते तो वो कंपेंसेशन दे सकता है। इफ द कोर्ट ग्रांट्स एसपी बट थिंकिंग इट इज नॉट इनफ, जस्टिस के लिए वो काफ़ी नहीं है, एसपी काफ़ी नहीं है, आपको कंपेंसेशन भी देना होगा, तो कंपेंसेशन भी तुमको देना है। अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंपेंसेशन मस्ट बी क्लेम्ड इन द प्लेंट इन द इनिशियल लॉ सूट डॉक्यूमेंट, ठीक है। However, if not claimed initially, the court must allow the plaintiff to amend the plaint later to include the claim. कोर्ट अगर चाहे तो सबसे पहले तो जब तुम क्लेम कर रहे हो एकदम पहला डॉक्यूमेंट जो तुम सबमिट करोगे तुम्हारा लॉ सूट जो होगा वहां पे तुम लिखोगे ना कि स्पेशल रिलीफ चाहिए मुझको। बाई चांस आप तुमको बाद में लग रहा है कि नहीं स्पेशल रिलीफ के साथ साथ तुमको कंपेंसेशन भी चाहिए, तो कोर्ट तुमको अलाउ करेगा वो अमेंड करने के लिए, वो चेंज करने के लिए कि हाँ ठीक है आप लोग लिख लो कि आपको और कंपेंसेशन चाहिए अलॉन्ग विद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्पेसिफिक रिलीफ। समझ में आ रहा है? हाँ जी। फिर देखो यहाँ पे ये ना प्लेंटिफ के राइट है, ठीक है, ये प्लेंटिफ के राइट है। प्लेंटिफ कैन आस्क फॉर पोजेशन, पार्टीशन, सेपरेशन, पोजेशन, स्पेसिफिक रिलीफ में ये मांग सकता है। पावर टू ग्रांट रिलीफ और पोजेशन, पार्टीशन, रिफंड एक्सेट्रा, एनी अदर रिलीफ लाइक रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी और डिपॉजिट, ये मांग सकता है। ये ईजी है, ये नॉर्मल चीज़ है जो आपको पता है। यहाँ पे देखो रेक्टिफिकेशन, रेसिशन, कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? अगर तुमसे कोई पूछे तुम क्या बताओगे व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? ऑब्वियसली करेक्टिंग सम एरर्स, करेक्टिंग एरर्स इन अ रिटन डॉक्यूमेंट सो इट रिफ्लेक्ट्स द पार्टीज ट्रू इंटेंशन व्हेन ड्यू टू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज। म्यूचुअली मिस्टेक हुआ या फिर एक ने किसी को फ्रॉड कर दिया जानबूझ के। अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट डजंट एक्सप्रेस देयर रियल अग्रीमेंट। समझ में आ रहा है? मतलब उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना वहाँ पे उनका एक्चुअल एग्रीमेंट क्या हो रहा था वो पता नहीं चल रहा है, इसलिए उसको रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। तो हु कैन आस्क फॉर रेक्टिफिकेशन? ईदर पार्टी और देयर रिप्रेजेंटेटिव कैन फाइल अ सूट। तुम कोर्ट में जा सकते हो, बोल सकते हो कि सर हम लोगों ने जो एग्रीमेंट किया था पहले उसमें ना क्लियरली बताया नहीं गया था कि हमारा इंटेंशन क्या था, तो हम लोग ये चाहते हैं, लेकिन आई वॉज परस्यूड टू थिंक कि आई वॉज परस्यूड बाय द अदर पार्टी टू थिंक कि मेरा जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो सब सही लिखा है, लेकिन आई वॉज वेरी इनोसेंट, आई डिडंट नो। या तो म्यूचुअली मुझसे भी मिस्टेक हुआ है या फिर उसने फ्रॉड किया मेरे साथ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग रेक्टिफाई करो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को। आप कौन? आपको कोर्ट। ईदर पार्टी or their representative can file a suit. Plaintiff can ask for rectification. Defendant can ask for rectification as part of their defense. Defendant को अगर लगे कि नहीं अच्छा ठीक है तेरा वो rectification होगा तो मेरा भी ये rectification होना चाहिए, वो हो सकता है। चलो, कोर्ट को अगर लगे फ्रॉड हुआ, मिस्टेक हुआ, इट में इन डिस्क्रिशन डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन। अच्छा, फिर इधर देखो rescission of contract. What is rescission? Cancelling or terminating a contract that is still alive, making it void from the beginning. अब initio जिसको कहते हैं हम लोग, void from the beginning इसको कहा जाता है अब initio. Applies to voidable or terminable contracts, not ones that were void from the start. नहीं समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कि rescission का मतलब होता है मे बी adjust, कभी भी अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी चल रहा है, जो जिंदा है, इसको अगर आपको टर्मिनेट करना पड़ जाए, तो आप चाहते हो कि इसको टर्मिनेट कर दे हम लोग या फिर कैंसिल कर दे, तो उस समय रिसिशन के लिए आप मांग सकते हो। व्हेन रिसिशन मे बी एडजस्ट, एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू फॉर रिसिशन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ ड्यू टू कोएरिशन, ड्यू टू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक तो कंडीशन तुम्हारे पास हो सकता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तुमको पता है उसने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, लेकिन तुम चाहते हो कि रेक्टिफिकेशन से कॉन्ट्रैक्ट को फिर भी निभाया जाए, तो रेक्टिफाई करोगे। अगर तुम चाहते हो कि नहीं यार उसने मेरे साथ फ्रॉड किया, मिसप्रेजेंटेशन किया, मेरे को रिसिशन चाहिए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तुम कैंसिल या फिर टर्मिनेट कर सकते हो। टर्मिनेट कर सकते हो जज से परमिशन लेने के बाद, जज अलाउ करेगा। The contract is unlawful for reasons not obvious on the face and the defendant is more to blame than the plaintiff. समझ में आ रहा है? अब हो सकता है एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाओ तुम लोग कि आपको तो पता था ये है वो है, लेकिन कोर्ट को अगर लगे कि जो डिफेंडेंट है उसको ब्लेम ज़्यादा होना चाहिए, उसने गलती ज़्यादा किया, उसने ज़्यादा फ्रॉड किया, तो उसके
अगेंस्ट में ही ये जो है कॉन्ट्रैक्ट जाएगा, इसको अनलॉफुल घोषित किया जाएगा एंड उसको टर्मिनेट कर देंगे। कोर्ट कब रिफ्यूज कर सकता है रिसीशन? प्लेंटिफ हैज रेटिफाइड। तुमने एक बार रेक्टिफाई कर लिया है या रेटिफाई कर लिया है, समझ में आ रहा है? तुमने एक बार रेटिफाई कर लिया, तुमने कंफर्म कर लिया कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, तो हम लोग मान के चलेंगे तुमने एक बार कंफर्म कर लिया तो कर लिया, समझ में आ रहा है? तो उसके बाद रिसीशन जो है वो मानेंगे नहीं हम लोग। Circumstances have changed. Third parties, good faith में without notice and for value, has acquired rights under the contract in good faith without notice and for value. Third party आ चुका है contract में. Only a part of the contract is sought to be rescinded and that part is not severable, cannot be separated from the rest. इसका मतलब ये है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट से तुमको थोड़ा पार्ट जो है ना उसको तुमको कैंसिल करवाना है, लेकिन ये दो जो है ना अलग अलग नहीं कर सकते हम लोग, तो कोर्ट पूरा ही कैंसिल करवा देगा। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ए सेल्स अ फील्ड टू बी हाइडिंग अ राइट ऑफ वे ओनली ए न्यू अबाउट, बी कैन गेट द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड बिकॉज कंसीलमेंट मेक्स इट वॉइडेबल। इसका मतलब ये है कि ए ने फील्ड बेचा बी को और उसने छुपाया, ए ने छुपाया बी को, राइट ऑफ वे ओनली ए न्यू अबाउट इट, मतलब एक ऐसा खुफिया रास्ता जो सिर्फ ए को पता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बी जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है क्योंकि ये वॉइड करता है। ये समझ में आ रहा है? मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट का। फिर आगे देखो, सूट्स रिसीशन ऑफ इन सूट्स फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी सेल एंड लीज। ये भी हो सकता है अगर कोर्ट को सही लगे तो। कोर्ट डिक्रीज एसपी फॉर अ सेल लीज बट द बायर लीज फेल्स टू पे विद इन द टाइम अलॉटेड। ठीक है, फिर द कोर्ट कैन देन ऑर्डर रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन, पेमेंट ऑफ द रेंट प्रॉफिट। तो ये सब नॉर्मल चीज़ है। फिर आप लोग को जो करना है वो सीधा इधर पे आ जाओ। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स तुमको पता होना चाहिए, कैंसिलेशन हो सकता है। हाँ, हैविंग अ रिटन इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर्ड void or voidable by the court and ordering it to be delivered up and cancelled. Any person against whom a written instrument is void or voidable and who has reasonable apprehension that the instrument if left outstanding may cause them serious injury can sue. इसका मतलब ये है कि आपको अगर लगे कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पहले से ही void and voidable हो सकता है, या तो void है या फिर voidable है, एंड हु हैज रीजनेबल एप्रीहेंशन, मतलब तुमको लग रहा है कि अगर इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया, आउटस्टैंडिंग छोड़ दिया, तो सीरियस डैमेज हो सकता है, सीरियस इंजरी हो सकता है, तो इसलिए उस इंस्ट्रूमेंट्स को आपको कैंसिलेशन करवाना होता है बाय टेकिंग द ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, मे इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे ये देखो voidable by the court, void or voidable by the court. If the court has discretion to adjudge it void, voidable and order it cancelled. कोर्ट को अगर लगे तो वो कैंसिल करवा देगा। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना तुमको याद रखना है बस। ओके, फिर लास्ट में आता है डिक्लेरेटरी डिक्री एंड प्रिवेंटिव रिलीफ, जिसको हम लोग कहते हैं इंजंक्शन। एक होता है डिक्लेरेटरी डिक्री, एक है प्रिवेंटिव रिलीफ जिसको हम लोग कहते हैं इंजंक्शन। इंजंक्शन मैंने तुमको एक्सप्लेन किया है लेकिन फिर से कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिक्लेरेटरी डिक्री देखो, डिक्लेरेटरी डिक्री का मतलब क्या होता है? डिक्री का मतलब जिसके फेवर में जजमेंट आया वो होता है डिक्री। what is it? A court decree that simply declares the right of a party, तुम्हारे फेवर में है तो तुम्हारा राइट है, और लीगल कैरेक्टर और राइट टू द प्रॉपर्टी। इट ascertains the right but doesn't order anything to be done. तुमको राइट मिलता है कि हाँ देखो, डिक्री जब पास किया जाता है ना, वो घोषित किया जाता है कि किसका अधिकार है, अब आगे क्या करना है वो अलग अलग ऑर्डर में पास होता है। ठीक है, discretion of the court as to declaration. Any person entitled to any legal character or to any right as to on any property can sue anyone who is denying or intended in denying or interested in denying their title and right. तुमको पता है कि ये तुम्हारा राइट है, अधिकार है प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन कोई दूसरा जो है वो डिनाई कर रहा है, तब तुम कोर्ट के पास जा सकते हो और कोर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ ये तुम्हारा ही है, तुम्हारे हित में डिग्री पास होगा तो तुम्हारा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन मेक ए डिक्लेरेशन दैट द प्लेंटिफ इज सो एंटाइटल्ड। प्लेंटिफ एंटाइटल्ड है, इस प्रकार का डिक्लेरेशन दे सकता है कोर्ट। कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन मतलब सर कोर्ट के हिसाब से, अगर सब कुछ सही लगा तो, कोर्ट को अगर सही लगा तो, कोर्ट के मनोविद्या को यूज करके अगर कोर्ट को लग रहा है कि हाँ ये प्लेंटिफ का है तो प्लेंटिफ का डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
डिक्लेरेशन के बाद फिर आगे का प्रोसीजर होगा। इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन क्या हो जाएगा बताओ? इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, a declaration is binding only on the parties to the suit, persons claiming through them and their beneficiaries। obviously ये binding होगा both parties के ऊपर, ठीक है। it does not bind strangers। preventive relief मतलब preventive relief injunction, relief granted by the court to prevent a party from doing something they are legally obliged not to do। the main tool is injunction। injunction पास किया जाता है कभी कभार, ठीक है। और जजमेंट देने के टाइम पे कोर्ट को लग रहा है अगर ये पास नहीं करे तो दिक्कत हो जाएगा, तो एक छोटा सा ऑर्डर पास कर देते हैं, इंजंक्शन पास कर देते हैं। वो इंजंक्शन एक प्रकार का डिक्लेरेशन होता है, ऑर्डर होता है, कहता है कि तुम ये चीज़ करो, या फिर कुछ केसेस में कह सकते हैं तुम ये चीज़ ना करो, करो या फिर ना करो। इस प्रकार का ऑर्डर पास किया जाता है बाय द कोर्ट, जिसको कहते हैं इंजंक्शन, जो कि ज़रूरी होता है उस मोमेंट पे, और ये फाइनल ऑर्डर नहीं होता। इंजंक्शन स्पेसिफिक कोर्ट ऑर्डर, a specific court order forbidding the commission of a threatened wrong, forbidding the constitution of ongoing wrong, sometimes commanding restoration of the previous state, mandatory injunction। ठीक है, तो कोर्ट को अगर ये ऑर्डर पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद a judicial process whereby a party is ordered to refrain from doing or to do a particular act or thing। ये बार बार एक्सप्लेन हो रहा है इंजंक्शन के बारे में ही, ये तुम रीड कर लेना, ठीक है। सिंपल चीज है एकदम। इंजंक्शन टेम्पररी हो सकता है, परपेक्चुअल इंजंक्शन हो सकता है। टेम्पररी इंजंक्शन मतलब कंटिन्यू अंटिल ए स्पेसिफिक टाइम और फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, एंड परपेक्चुअल इंजंक्शन मतलब ग्रांटेड ओनली बाय द डिक्री मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट ऑफ द सूट, मतलब पूरा सूट सुनने के बाद परपेक्चुअल इंजंक्शन आता है। और जो नॉर्मल तुम्हारा टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है? टेम्पररी इंजंक्शन जो होता है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, पकड़ लो 6 महीने के लिए ये बंद रख, काम बंद रख जब तक इन्हें ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। परपेक्चुअल इंजंक्शन जो होता है पूरा सूट डिक्लेयर होने के बाद, पूरा सूट कंप्लीट होने के बाद, जो है मेरिट जानने के बाद, सूट का मेरिट निकलने के बाद फिर पास होता है परपेक्चुअल इंजंक्शन। परपेक्चुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड, ये तुम रीड करना, ठीक है, इजी है। फिर एक आता है मैंडेटरी इंजंक्शन, जो बहुत ज़रूरी है। कंपेल्स परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट, वो कंपेल करता है कि हाँ तुमको ये चीज़ करना ही है जैसे भी हो जाए। समझ में आ रहा है? सो दैट अनडू हो, सो दैट जो गलत काम तुमने किया है वो अनडू हो जाए। When necessary to prevent the breach of an obligation, the court can grant an injunction that not only prevents the breach but also compels performance of certain act। कुछ performance के लिए तुमको बोल सकता है कि तू ये चीज़ कर, so that तूने जो डैमेज किया अभी के लिए वो रिपेयर हो पाए। Needed to undo the wrong। This is also discretionary। discretion मतलब कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है मैंडेटरी इंजंक्शन पास करेगा कि नहीं। डैमेज इन एडिशन टू इंजंक्शन, देखो, इन अ सूट ऑफ परपेक्चुअल और मैंडेटरी इंजंक्शन द प्लेंटिफ मे क्लेम डैमेजेस इधर इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू द इंजंक्शन। मतलब एक तो तुम इंजंक्शन मांग रहे हो कोर्ट से। इंजंक्शन कौन मांगता है कोर्ट से? प्लेंटिफ। प्लेंटिफ क्यों मांगता है इंजंक्शन कोर्ट से? क्योंकि प्लेंटिफ को पता है इसका डिसीजन आते आते 2 साल 3 साल निकल जाएगा, लेकिन अभी के लिए एक छोटा सा ऑर्डर पास कर दे सो दैट मेरे को डैमेज ना हो, इसलिए इंजंक्शन मांगा जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? और तुमको अगर लगे कि सिर्फ इंजंक्शन पास करना सही नहीं होगा, इसके साथ तुमको एडिशनल बेनिफिट भी चाहिए, एडिशनल बेनिफिट भी चाहिए जो कि तुम्हारा डैमेज हुआ है वो क्लेम कर सको तुम, तो एडिशनल डैमेजेस के लिए भी तुम एडिशनल इंजंक्शन के साथ एडिशनल चीज़ों भी मांग सकते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट इंजंक्शन। अंडरस्टूड? द प्लेंटिफ में क्लेम डैमेजेस, तुम डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, जस्ट इंजंक्शन सिर्फ नहीं, डैमेजेस भी आ सकता है। अब देखो इंजंक्शन कब रिफ्यूज़ किया जाता है? To stop pending judicial proceedings, court not subordinate to the one asked for injunction। फिर है to stop someone from applying to a legislative body, to stop criminal proceedings, to prevent breach of a contract whose performance would not be specifically enforced, फिर to prevent an act on the grounds of nuisance। ये समझ में आ रहा है तुमको? तुमको समझ में ये आना चाहिए कि इंजंक्शन कब पास नहीं किया जाएगा, जब रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा बाय द कोर्ट। जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग है अनलेस नीडेड टू प्रिवेंट मल्टीसिप्लिटी। जो तुम्हारा प्रोसीडिंग चल रहा है ना, वो प्रोसीडिंग पेंडिंग है, अभी तक आया नहीं है, टू स्टॉप पेंडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है भाई मेरे, उसको स्टॉप करना चाहते हो तुम। प्रोसीडिंग चल रहा है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, उसको स्टॉप करना चाहते हो तुम। सॉरी, नॉट सबऑर्डिनेट, प्रोसीडिंग चल रहा है कोर्ट में जो सबऑर्डिनेट नहीं है, ऊपर वाला कोर्ट है, ठीक है। टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट,
सबऑर्डिनेट कोर्ट है तो चलेगा, जैसे कि हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को स्टॉप करवा सकता है प्रोसीडिंग, इंजंक्शन के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्या लोअर कोर्ट हाई कोर्ट का स्टॉप करवा सकता है? नहीं, कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट। क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है, उसको स्टॉप करवाना चाहते हो तुम। फिर न्यूसेंस हो रहा है, टू प्रिवेंट एन एक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस, इफ इट इज नॉट रीजनेबली क्लियर इट विल बी अ न्यूसेंस। अगर क्लियर ही नहीं है कि न्यूसेंस है कि नहीं, तो फिर भी तुम जो है इंजंक्शन के लिए मांग रहे हो, क्लियर नहीं है न्यूसेंस होगा कि नहीं, या फिर न्यूसेंस हो रहा है कि नहीं, तो तुम इंजंक्शन मांग रहे हो। सिंपल सी बात है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है सारा चीज। तो ये रीड कर लेना एक बार, ठीक है। सिर्फ तुमको ये रट्टा ही मानना है, क्योंकि ये सारा अलग अलग है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। फिर देखो हम लोग नेक्स्ट करेंगे इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव अग्रीमेंट। अगर नेगेटिव अग्रीमेंट है, नेगेटिव अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव अग्रीमेंट। देख, अग्रीमेंट दो प्रकार का हो सकता है। एक प्रकार तो ये हो सकता है तुमको कुछ करने के लिए बोले, टू डू समथिंग। एक हो सकता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग, उसको कहा जाता है नेगेटिव अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट कैन कंटेन बोथ अफर्मेटिव अग्रीमेंट जो टू डू समथिंग एंड नेगेटिव अग्रीमेंट नॉट टू समथिंग। समझ में आ रहा है? Then the fact that the court cannot compel specific performance of the affirmative part does not stop it from granting an injunction to enforce the negative part. इसका मतलब ये होता है कि पकड़ ले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे अफर्मेटिव है एंड नेगेटिव दोनों एग्रीमेंट है, कोर्ट ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पास नहीं कर सकता फॉर द अफर्मेटिव अग्रीमेंट। मतलब कुछ करवाने के लिए तुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पास नहीं कर सकता, लेकिन क्या नेगेटिव अग्रीमेंट को पास करवाने के लिए कर सकते? क्योंकि वहां पे तो तुमको सिर्फ रोकना है। हाँ, द कोर्ट कैन नॉट कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस ऑफ द अफर्मेटिव पार्ट, ठीक है, ऑफ द अफर्मेटिव पार्ट डज नॉट स्टॉप इट फ्रॉम ग्रांटिंग एन इंजंक्शन टू एनफोर्स द नेगेटिव पार्ट। सिर्फ इसलिए कि स्पेशल परफॉर्मेंस पास नहीं हो सकता फॉर द अफर्मेटिव अग्रीमेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि इंजंक्शन पास नहीं हो सकता फॉर ए नेगेटिव अग्रीमेंट। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे, एन एक्ट्रेस अग्रीज टू एक्ट एक्सक्लूसिवली एट प्लेंटिव्स थिएटर एंड नॉट एक्ट एनीवेयर एल्स, जो कि है नेगेटिव। एक कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है कि एक तो प्लेंटिफ मतलब जिसने केस फाइल कर दिया एक्ट्रेस के ऊपर, उसके वहां उसके साथ काम करेगा, उसके थिएटर में काम करेगा, और ये भी लिखा है कि वो कहीं और पे काम नहीं करेगी। इवन इफ द कोर्ट कैनॉट फोर्स हर टू एक्ट, पर्सनल सर्विस है ना वो, कोर्ट तो फोर्स नहीं कर सकता कि तू उसको प्लेंटिफ के वहीं पे काम करना ही है। फॉर द टाइम बीइंग इट कैन ग्रांट एन इंजंक्शन स्टॉपिंग हर फ्रॉम एक्टिंग एल्सवेयर। एक इंजंक्शन ऑर्डर पास किया जा सकता है सो दैट जब तक कि ना डिसीजन आ जाए तब तक तुम कहीं पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अग्रीमेंट में लिखा है। तुम काम तो नहीं कर रहे हो, तुमने एग्रीमेंट किया कि तुम यहाँ पे काम करोगे, इसके वहाँ पे काम करोगे, लेकिन तुम काम वहाँ पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तुमने किसी कारणवश वहाँ पे काम नहीं किया जिससे तुमने अग्रीमेंट किया, लेकिन अग्रीमेंट में ये भी तुमने लिख के दिया कि तुम कहीं और पे काम नहीं करोगे। तो तुम ये मजे उठा रहे हो कि कहीं और पे काम कर रहे हो लेकिन उसके पास काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर काम नहीं कर रहे हो। तो कोर्ट क्या करेगा? तुमको फोर्स तो नहीं कर सकता कि तुम वहां पे एक्टिंग करो ही करो, लेकिन इतना तो कर सकता है कि तुमको कहीं और पे काम करने पे रोक सकता है इंजंक्शन ऑर्डर पास करके। क्यों रोक रहा है सर? जो सो दैट ये डिसीजन पूरा कंप्लीट जब तक ना हो जाए तब, समझे? अच्छा, ये शेड्यूल लिखा है, ये लास्ट टॉपिक है। शेड्यूल में क्या क्या है जो कि हम लोगों ने बताया था। This list of categories of projects infrastructure subsectors where injunction causing delay are restricted. पहला है ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको रीड कर लेना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है, और इसी के साथ ना ये चैप्टर कंप्लीट होता है भाई मेरे। मैं तुमको फिर से बता दूं, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं फिर से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है कि तुमने आज तक बहुत सारे नोट्स बनाए हैं एंड वहाँ से तुमने प्रिपरेशन किया है, तो जो रिविजन लेक्चर देख रहे हो ना, वो साइड बाय साइड तुम लोग वो नोट्स निकाल के बैठो एंड उसी नोट से तुम रिवाइज करो। यहाँ से सिर्फ तुम टॉपिक मिलाओ एंड रिवाइज करते रहो। एग्जामिनेशन के एक महीने पहले नया मटेरियल से करना नहीं है। अगर तुमने अच्छे प्रकार से मटेरियल वगैरह, नोट्स वगैरह बना रखा है, अगर तुमने नहीं बना रखा है तो तुम ये सारे मटेरियल्स यूज़ कर सकते हो। अगर तुमने बना रखा है तो उसी से करना है। ये ऑनेस्ट एडवाइस है फॉर एवरी स्टूडेंट। कोई भी किसी प्रकार के टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से देना है। इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को शायद मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल अगेन विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू चैप्टर। कल क्या करने वाले हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं फटाफट। कल हम लोग जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो है भाई मेरे लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन। बवाल चैप्टर। चलो आज के वीडियो में इतना ही भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।